ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल 201 बदला। अध्याय 201 बदला। अनुवादक नोबेल ही। हाल ही में ब्लैकआउट शहर के दक्षिण में स्थित पशु व्यापार बाजार में चहल पहल बढ़ गई थी। पहले केवल पालतू जानवरों की बिक्री वाली जगहें ही चहल पहल वाली होती थी, लेकिन अब घोड़ों का व्यापार क्षेत्र अधिक सक्रिय हो गया है, क्योंकि ब्लैकआउट शहर के कई लोग अपने निजी वाहन रखने लगे हैं। इसके अलावा नॉमन साम्राज्य की पदानुक्रम प्रणाली को अधिकाधिक स्वीकृति मिल रही थी और ये लोगों के दैनिक जीवन को हर पहलू से प्रभावित करने लगी थी। इस पशु व्यापार बाजार में हाल ही में ये खबर फैली कि घोड़े के व्यापार क्षेत्र को पशु व्यापार बाजार से अलग कर दिया जाएगा। इसका कारण ये था कि कोई व्यक्ति भविष्य में ब्लैकआउट शहर के कुछ लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए एक बड़े और उन्नत घोड़े के व्यापार बाजार में निवेश करना चाहता था। नॉमन साम्राज्य में सेना और सार्वजनिक यातायात को छोड़कर केवल सैनिकों को ही सार्वजनिक क्षेत्रों में निजी वाहनों का उपयोग करने की अनुमति थी। ब्लैकआउट शहर के कई धनी और व्यापारी आम नागरिक ही थे, इसलिए सैन्य नियंत्रण समाप्त होने के बाद वे अपनी निजी कारों को घर पर ही खड़ी कर सकते थे। कुछ लोग दुखी थे और आहें भर रहे थे, जबकि स्टड फार्म के मालिक और आसपास के खेतों में कुछ घोड़ों का प्रजनन करने वाले किसान सभी बहुत संतुष्ट दिख रहे थे। ब्लैकआउट सिटी में कई अश्वपालन फार्म थे, जिनका इन दिनों खूब कारोबार चल रहा था। साथ ही घोड़ों का प्रजनन, गाड़ी चलाना और उनकी देखभाल करने में कुशल किसानों की मांग बढ़ गई। इसका मतलब ये था कि कई किसान जो केवल खेतों में खेती का काम कर सकते थे, उन्हें शहर के केंद्र में काम करने का अवसर मिलने लगा। यदि उन धनी आम लोगों को, जिनके पास केवल रथ ही हो सकते थे, रथ चाहिए होता था, तो उन्हें कम से कम 2 कर्मचारी, एक चालक और एक अस्तबलदार नियुक्त करने पड़ते थे। इसके अलावा उन्हें कम से कम 2 मजबूत घोड़े खरीदने पड़ते थे और नॉमन साम्राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप रथ को अनुकूलित करना पड़ता था। साथ ही उन्हें घर पर घोड़ों का अस्तबल बनवाना पड़ता था और घोड़ों की देखभाल पर प्रतिदिन पैसा खर्च करना पड़ता था। घोड़ा गाड़ी चलाना कार चलाने से कहीं अधिक जटिल है, इसलिए परिवहन का तरीका बदलने की तैयारी कर रहे कई लोग असंतुष्ट हो गए। हालांकि अनिच्छा के बावजूद वे ऐसा कर ही सकते थे, क्योंकि वे अपनी असंतुष्टि को जाहिर करने का साहस नहीं रखते थे। इससे नॉमन साम्राज्य की पदानुक्रम प्रणाली की कठोरता का स्पष्ट संकेत मिलता है। पूरे नॉमन साम्राज्य के सभी व्यापारी भी इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं करते थे, स्वतंत्र व्यापारियों की तो बात ही छोड़िए। इसलिए भले ही ब्लैकआउट शहर में हुए इस बदलाव से कुछ लोग असंतुष्ट थे, लेकिन इससे खुश लोगों की संख्या कहीं अधिक थी। वास्तव में असंतुष्टों की संख्या असंतुष्टों से कहीं अधिक थी। यदि आप निजी कार का उपयोग करना चाहते थे, तो समाधान सरल और स्पष्ट था। एक बार जब आप नॉमन साम्राज्य में पर्याप्त योगदान देकर सैनिक बन जाते, तो आपको निजी कार प्राप्त करने का अवसर मिल सकता था। यदि कोई व्यवसाय नॉमन साम्राज्य का सैनिक बनना चाहता था, तो सबसे निचले पद छातापत्ती सैनिक के लिए भी न्यूनतम सीमा 1600 सोने के सिक्कों का कर या दान देना आवश्यक था। नॉमन साम्राज्य के सैनिकों को 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। सबसे निचली श्रेणी छातापत्ती सैनिक की थी, जिसके ऊपर क्रमशः बलूतपत्ती सैनिक, मेपल पत्ती सैनिक, चिरसुई सैनिक और 3 वरिष्ठ सैनिक श्रेणियां थीं, बकाइन सैनिक, गुलाब झाड़ी सैनिक और गुलाब सैनिक। प्रत्येक सैनिक श्रेणी को सभी पहलुओं में अलग अलग अधिकार प्राप्त थे। झांग टाई के सैन्य अधिकारी प्रमाण पत्र पर बने बलूत के पत्तों के निशान से पता चलता था कि वे बलूत के पत्ते वाले पद पर थे, जिसके कारण उन्हें द्वितीय लेफ्टिनेंट का दर्जा प्राप्त था। नॉमन साम्राज्य में देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों को हमेशा उन सैनिकों से अधिक सम्मान मिलता था जो केवल सोने के सिक्के दान करते थे। यदि कोई व्यापारी, जो कानूनी कर या दान के माध्यम से सबसे निचले रैंक का सैनिक छातापत्ती सैनिक बन चुका था, आगे पदोन्नति चाहता था, तो उसे कई गुना अधिक कर और दान के अलावा कई सख्त शर्तें पूरी करनी पड़ती थीं। उदाहरण के लिए, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उसे समाज में उच्च नैतिकता का आदर्श होना चाहिए, उसे सामाजिक कल्याण के कार्यों में उत्साह होना चाहिए और दूसरों की मदद करने में उदार होना चाहिए। इन कठोर मात्रात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद उसे नॉमन साम्राज्य के कम से कम 300 आम नागरिकों के हस्ताक्षर भी एकत्र करने चाहिए और ओक पत्ती सैनिक बनने से पहले शाही आदेश जांच समिति की जांच पास करनी चाहिए। ओक के पत्तों वाले सैनिकों को छतरी के पत्तों वाले सैनिकों की तुलना में अधिक अधिकार प्राप्त थे। नॉमन साम्राज्य के सबसे निचले स्तर के अधिकारियों का चयन कम से कम ओक पत्ती सैनिकों या ओक पत्ती सैनिकों से बने परिवारों के प्रत्यक्ष वंशजों में से किया जाता था। आम नागरिक और छातापत्ती सैनिक नॉमन साम्राज्य के अधिकारी बनने के योग्य नहीं थे। पदानुक्रमिक व्यवस्था किसी देश पर शासन करने के लिए कठोर मूलभूत कानूनों का एक समूह था। सैकड़ों वर्षों के अभ्यास के माध्यम से नॉमन साम्राज्य की यह नींव अधिक शक्तिशाली और दृढ़ होती जा रही थी। द चार्टर ऑफ ऑर्डर्स नामक पुस्तक नॉमन साम्राज्य की शाही आदेश जांच समिति द्वारा प्रकाशित की गई थी, जो नॉमन साम्राज्य की शासन व्यवस्था की नींव रखने वाला कानूनी दस्तावेज था। यह पुस्तक इन दिनों ब्लैकआउट शहर में सबसे अधिक चर्चा का विषय बनी हुई थी, क्योंकि यह किताबों की दुकानों में सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक बन गई थी। अपनी दुकान के सामने बैठे झांग टाई ने पास में सामान बेच रहे कुछ लोगों को इस चर्चित विषय पर चर्चा करते सुना। चर्चा का विषय था कालुर क्षेत्र में नॉमन साम्राज्य और सन राजवंश के बीच बढ़ते तनाव और युद्धों के बारे में अटकलें। उन लोगों की बातचीत से झांग टाई को पता चला कि कोयला, लोहा और इस्पात संघ के 7 परिवारों ने नॉमन साम्राज्य के साथ मिलकर ब्लैकआउट शहर की शांतिपूर्ण मुक्ति के लिए समन्वय किया था। इसके बदले में इन 7 परिवारों के मुखियाओं को नॉमन साम्राज्य के गुलाब झाड़ी सैनिकों का दर्जा दिया जाएगा। जहां तक झांग टाई की बात है, आयरन ब्लड की गुप्त शक्ति प्राप्त करने के कारण कर्नल लाइबनिज ने उन्हें आयरन ब्लड कैंप में भर्ती कर लिया और सौभाग्य से वे सैन्य नियंत्रण काल के दौरान ब्लैकआउट सिटी में सैनिक पद से सम्मानित होने वाले पहले 8 मूल निवासियों में से एक बन गए। हालांकि वे केवल निम्न श्रेणी के ओक लीफ सैनिक थे, फिर भी यह काफी सराहनीय था। झांग टाई के सामने कालीन पर कई बांस के पिंजरे रखे थे जिनमें सोने के सिक्के थे। उसने सुबह सुबह यहाँ आते समय कुछ बच्चों से इन्हें खरीदा था।
कुल 30 से अधिक सिक्के थे, जिनकी कीमत झांग टाई को 12 चांदी के सिक्के पड़ी थी। गोल्डन वांग एक बहुत ही प्यारा भरिंग था। नर वांग के सिर पर एक बड़ा सा सींग होता था, जो उन्हें और भी आकर्षक बनाता था। झांग टाई ने भी बचपन में जिस पेड़ पर खेला करता था, वहां 2 सुनहरे वांग पकड़े थे। इस तरह का भरिंग महंगा नहीं होता था। हालांकि एक जीवित भरिंग को पकड़ना आसान नहीं था, उन्हें पकड़ने में काफी समय लगता था। ब्लैकहॉट शहर के बाहर खेतों में रहने वाले 11-12 साल के बच्चे अंशकालिक काम के तौर पर इन्हें पकड़ने को लेकर बहुत उत्साहित रहते थे। झांग टाई अपनी दुकान के सामने पिंजरों में बंद भेड़ियों को घूरते हुए बैठा था और उस कमीनी समीरा के आने का इंतजार कर रहा था। इस बार झांग टाई आम कपड़ों में किसी 20 वर्षीय नौसिखिए की तरह लग रहा था, जो थोड़े पुराने लग रहे थे। इसके अलावा उसने एक गर्मियों की टोपी पहन रखी थी और बरगद के पेड़ से आराम से टिका हुआ था। उसके मुंह में घास की एक डंडी थी। उसे देखकर लोग समझ जाते कि वह बस एक चिड़चिड़ा लड़का है। ... दोपहर में आखिरकार समीरा 2 मजबूत अंगरक्षकों के साथ पहुंची। समीरा बाजार का चक्कर लगा रहा था। उसके पास केवल 30 से कुछ अधिक सोने के सिक्के ही जमा थे। यह मात्रा आज के मिशन के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए वह थोड़ा चिंतित हो गया। इन जीवित प्राणियों को खरीदने से उसे हर बार कुछ न कुछ लाभ मिलता था। एक बार जब वह कार्य पूरा कर लेता तो स्वामी अभियान उसे थोड़ा इनाम देने में कोई आपत्ति नहीं करते। लेकिन अगर वह कार्य पूरा नहीं कर पाता तो स्वामी अभियान के क्रोध का सामना करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। समीरा को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि कहीं स्वामी अभियान उसे बेकार न समझ ले और उससे असंतुष्ट न हो जाए। जैसे जैसे उसकी चिंता बढ़ती गई, उसकी नजर उन लगभग 20 युवकों पर पड़ी जो झांग टाई का भेष था, और उन सुनहरे सिक्कों पर भी जो जमीन पर बांस के पिंजरे में रखे हुए थे। जब वह झांग टाई के सामने पहुंचा तो उसने उससे कीमत के बारे में पूछे बिना ही एक हटे कट्टे आदमी को आदेश दिया कि वह उन भरिंगों वाले पिंजरे को ले और उन भरिंगों को उस हटे कट्टे आदमी के हाथ में मौजूद एक बड़े पिंजरे में फेंक दे। तुम क्या कर रहे हो? झांग टाई ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ धीमी आवाज में पूछा और घास की डंडी थूक दी। मुझे तुम्हारे सारे सुनहरे वांग चाहिए। झांग टाई के कपड़ों पर एक नजर डालते हुए समीरा ने तिरस्कारपूर्ण भाव दिखाया। आप बिना कीमत पूछे ही इसे ले जाना चाहते हैं? झांग टाई ने पूछा। हाँ, समीरा ने ठंडी सी झुंझलाहट भरी आवाज निकाली और झांग टाई को ऐसे घूरने लगी जैसे किसी गंवार को देख रही हो। क्या तुम यहाँ पहली बार आए हो? क्या तुम मुझे जानते भी नहीं? मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। अगर तुम्हें मेरा सामान चाहिए तो तुम्हें कीमत चुकानी होगी। बेशक मैं भुगतान करूंगा। ये कहते हुए समीरा ने अपने कोट के अंदर से कुछ चांदी के सिक्के निकाले और झांग टाई की ओर फेंक दिए। इसके बाद वह मुड़कर चली गई और उसके पीछे 2 हटे कट्टे लोग भी चल दिए। कुछ ही कदम चलने के बाद झांग टाई उनके पास पहुंच गया। तुमने मुझे सिर्फ 8 चांदी के सिक्के दिए, ये काफी नहीं है। मेरे सोने के सिक्कों के लिए कम से कम 16 चांदी के सिक्के तो मिलने ही चाहिए। ये सुनकर समीरा और वे दोनों हटे कट्टे आदमी एक ही समय पर वापस मुड़ गए। बदमाश, मैंने तुम्हें इज्जत दी है, तुम्हें इसे स्वीकार करना चाहिए। ब्लैकहॉट सिटी में सिर्फ मैं ही सोने के सिक्के इकट्ठा कर रहा हूँ। इन जानवरों से सिर्फ बच्चे ही खेलते हैं। मैंने तुम्हें 8 चांदी के सिक्के देकर तुम्हारी इज्जत पहले ही लौटा दी है। समीरा का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। झांग टाई ने 8 चांदी के सिक्के समीरा को वापस फेंक दिए। ये लो तुम्हारे चांदी के सिक्के, मुझे मेरे 23 सोने के सिक्के वापस दे दो, मैं इन्हें नहीं बेचूंगा। समीरा ने झांग टाई के चांदी के सिक्के तो नहीं पकड़े, लेकिन उसके बगल में खड़े एक हटे कट्टे आदमी पर नजर डाली। जब झांग टाई ने समीरा के पिंजरे को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उस हटे कट्टे आदमी ने उसे कई कदम पीछे धकेल दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। बदमाश, अगर तू ऐसी ही बेवकूफी करता रहा तो मैं तुझे पीट दूंगी। जल्दी से चांदी के सिक्के ले और यहाँ से निकल जा, समीरा ने गुस्से में कहा। इसके बाद वह मुड़कर चली गई, जबकि दोनों हटे कट्टे आदमी झांग टाई को मुट्ठियों से इशारा कर रहे थे। बहस को देखकर कई लोग झांग टाई के करीब आ गए। बच्चे, चिंता मत करो, वे लोग मास्टर अभियान के लिए वांग इकट्ठा कर रहे हैं। तुम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। जमीन से चांदी के सिक्के उठाओ और जितनी जल्दी हो सके वहां से चले जाओ। एक दयालु व्यक्ति ने उसे समझाना शुरू किया। हक्का बक्का होकर झांग टाई कुछ देर तक जमीन पर बैठा रहा, मानो उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। फिर अचानक वह जोर से चिल्लाया और जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसके बाद वह समीरा के पीछे भागा। रास्ते में उसने अपने कोट के अंदर से एक चमकीला खंजर निकाला, जिसे देखकर आसपास के लोग सचमुच डर गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि झांग टाई इतना नेक दिल हो सकता है। इसके बाद जो कुछ हुआ वह बहुत तेजी से हुआ। जैसे ही समीरा ने झांग टाई की चीख सुनी, उसने देखा कि झांग टाई हाथ में खंजर लिए उसकी ओर दौड़ रहा है। पलक झपकते ही झांग टाई ने खंजर सीधे समीरा के दिल में घोंप दिया। इसके बाद उसने अपना पिंजरा उठाया और तुरंत भाग गया। जब झांग टाई समीरा से 10 मीटर से अधिक दूर जा चुका था, तब जाकर समीरा का पीछा कर रहे दोनों हटे कट्टे आदमियों को समझ आया कि क्या हुआ है। समीरा के शरीर को इतनी तेजी से गिरा हुआ देखकर वे तुरंत झांग टाई की ओर दौड़े। झांग टाई ब्लैकहॉट शहर के दक्षिण में एक पहाड़ी की ओर दौड़ता रहा। वह इतनी तेजी से दौड़ा कि 50 मीटर से भी कम दूरी तक उसका पीछा करने के बाद दांत पीसते हुए दौड़ रहे उन दोनों हटे कट्टे आदमियों ने दूर जंगल में उसकी परछाई देखी, जो देखते ही देखते गायब हो गई। वे दोनों हटे कट्टे आदमी जंगल में घुस गए और काफी देर तक खोजबीन की, लेकिन झांग टाई का एक बाल तक नहीं मिला। वे निराश होकर उसी जगह लौट आए जहां समीरा की हत्या हुई थी। इतने लंबे समय के बाद समीरा में जीवन का कोई निशान नहीं बचा था। जब वे झांग टाई का पीछा करने के लिए दौड़े तो दर्शक तुरंत चले गए। उन्होंने जमीन पर पड़ी समीरा की ओर एक नजर तक नहीं डाली। सबको लगा कि वो इसके लायक ही था। दोनों हटे कट्टे आदमियों को नाराजगी भरे चेहरों के साथ लौटते देख बाजार में कई लोग खुश हो गए।
समीरा, वह कमीना तो कब का मर जाना चाहिए था। बस यही बात है, वो चीनी युवक इतनी तेज दौड़ता है और उसमें इतनी नेक नैतिकता है। मैंने सुना है कि नॉमन साम्राज्य के चीनी लोग आसानी से नाराज नहीं होते। बेशक कुछ कमीने इससे बेहतर व्यवहार करेंगे। बाजार में मौजूद सभी लोगों में से केवल एक स्थानीय सांप का चेहरा ही जमीन पर पड़ी मृत समीरा को देखकर पीला पड़ गया। लोगों की बातचीत से उसे पहले ही पता चल गया था कि समीरा का हत्यारा वही चीनी युवक था जिसने सुबह उससे कुछ चांदी के सिक्के लेकर समीरा का पता पूछा था। हालांकि इस समय वह यह मानने को तैयार नहीं था कि किसी ने उससे समीरा के बारे में पूछा था। यह तो बस एक अनुचित सौदे के कारण हुआ झगड़ा था। बस, मैंने उस चीनी युवक को पहले कभी नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं। इस बाजार में ऐसी हत्या देखना बहुत दुखद है। उस आदमी ने अंदर जाकर खुद 2 बार यही बात कही। कुछ ही देर में एक शेरिफ घटनास्थल की जांच करने के लिए बाजार पहुंचा। उसने समीरा की मौत का कारण और हत्या की घटना का ब्यौरा दर्ज किया। हत्या का मामला काफी पेचीदा था। शेरिफ को इसे पूरा करने में 1 घंटे से अधिक का समय लगा। अंत में उसने 2 हटे-कट्टे आदमियों को समीरा का शव ले जाने दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के विवरण के अनुसार हत्यारा लगभग 20 वर्ष का एक चीनी प्रवासी था। किसी को भी उसका नाम, मूल स्थान, निवास स्थान या उसके साथियों या मित्रों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। प्रत्यक्षदर्शियों के विवरण से तो उस हत्यारे का चेहरा भी विचित्र लगने लगा था। इसके अलावा जिस क्षण उस हत्यारे ने समीरा की हत्या की, वह भाग गया। किसी को नहीं पता था कि वह ब्लैकआउट सिटी लौटेगा या नहीं। ऐसे मामले में किसी को भी जांच में दिलचस्पी नहीं होगी। वास्तव में उनके पास जंगल में उसकी तलाश करने का भी समय नहीं था। ज्यादा से ज्यादा शेरिफ ब्लैकआउट सिटी में अपने समकक्षों को चेतावनी दे सकते थे कि क्या ऐसे 20-25 चीनी प्रवासी हैं जो इन विवरणों से मिल खाते हैं। समीरा के शव को लविन झील के किनारे स्थित आलीशान महलनुमा हवेली में वापस लाए जाने के कुछ ही समय बाद ब्लैकआउट सिटी में काफी ख्याति प्राप्त मास्टर अभियान को पता चला कि समीरा की हत्या कर दी गई है। ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल। ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल। 202 मास्टर अभियान, अध्याय 202 मास्टर अभियान। अनुवादक नोबेल ही। ब्लैकआउट सिटी जैसे छोटे से क्षेत्र में एकमात्र धूसर वस्त्रधारी रसायनज्ञ होने के नाते मास्टर अभियान को मास्टर कहलाने का पूरा अधिकार था। गुरुओं के बारे में लोगों की आम धारणा के विपरीत गुरु अभियान भले ही 50 वर्ष से अधिक उम्र के थे, लेकिन अच्छी देखभाल के कारण वे अपनी वास्तविक उम्र से काफी छोटे दिखते थे। लगभग 30 वर्ष के व्यक्ति जैसी शक्ल वाले गुरु अभियान में एक परिपक्व व्यक्ति का आकर्षण था। रसायन शास्त्रियों में कम उम्र का दिखना एक आम विशेषता प्रतीत होती थी। वे सभी अपनी वास्तविक उम्र से काफी छोटे दिखते थे। मास्टर अभियान एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें देखते ही आप उन्हें एक कीमियागर के रूप में पहचान लेते। लगभग 50 वर्ष की आयु का धूसर वस्त्रधारी रसायनज्ञ होना अपने आप में एक उत्कृष्ट उपलब्धि थी। हालांकि रसायनज्ञों की दुनिया में उसे प्रतिभा का धनी नहीं माना जाता था। नॉमन साम्राज्य की पदानुक्रम प्रणाली के समान रसायनज्ञों के भी कई पद होते थे, जैसे जड़ी बूटी चिकित्सा प्रशिक्षु, थैलीधारी चिकित्सक, लटकते लौकी का रसायनज्ञ, कमरबंद वाला रसायनज्ञ और धूसर वस्त्रधारी रसायनज्ञ। मास्टर अभियान रसायन शास्त्र की दुनिया में 5वें उत्कृष्ट स्तर पर थे। हालांकि 5वें स्तर के बाद भी कई उत्कृष्ट स्तर थे, फिर भी यह स्थिति उनके लिए ब्लैक्सन मानव वंश गलियारे के किसी भी देश के शासकों से सम्मान और अच्छा व्यवहार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थी। रसायन शास्त्रियों की दुनिया में सब कुछ केवल समय और अनुभव के माध्यम से ही अर्जित किया जा सकता था। रसायन शास्त्रियों की दुनिया में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं था। इसके अलावा चूंकि सभी रसायन शास्त्री आम लोगों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रह सकते थे, इसलिए लगभग 50 वर्ष का रसायन शास्त्री लगभग 20 वर्ष के उस योद्धा के समान था जो अपने चरम पर था और जिसका भविष्य उज्ज्वल था। मास्टर अभियान के महलनुमा हवेली में वह अक्सर 2 जगहों पर रहते थे, एक उनकी दवाखाना और दूसरा उनका दवाइयों का कमरा। इन दिनों मास्टर अभियान अपना अधिकांश समय अपने औषधि कक्ष में बिताते थे, क्योंकि वे एक ऐसी जादुई औषधि का अध्ययन करने में लगे थे जो उन्हें अगले स्तर तक पहुंचने में मदद कर सके। यह एक 4थे स्तर की जादुई औषधि थी, प्राथमिक शक्ति वाली औषधि। एक पवित्र वस्त्रधारी रसायनज्ञ के रूप में अपनी क्षमताओं के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी औषधि को एक ही बार में बनाने का सपना नहीं देखा था, लेकिन इसके गहन अध्ययन से उन्हें बहुत लाभ हुआ। वे धीरे धीरे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तैयार थे। पवित्र वस्त्रधारी रसायनज्ञ के रूप में उनकी प्रतिष्ठा और पिछले वर्षों में बने उनके गहरे संबंधों ने ब्लैकआउट शहर में उनके प्रभाव को और भी मजबूत कर दिया था। हालांकि यदि वे और प्रगति कर पाते तो उनका प्रभाव केवल ब्लैकआउट शहर तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि नॉमन साम्राज्य के पूरे ब्रंसविक प्रांत में फैल जाता। यह उनकी आगे की योजनाओं के लिए बहुत सहायक होता। मास्टर अभियान ब्लैकआउट सिटी जैसे एक दूरदराज के इलाके में दिन भर निम्न स्तर की दवाएं बनाते बनाते उग गए थे, ताकि वे उन देहाती जमींदारों से परिचित हो सके जो केवल खानों की खुदाई करके सोने के सिक्के प्राप्त करना और महिलाओं को गर्भवती करना जानते थे। एक ऐसे कारण से जिसे वह किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहते थे, मास्टर अभियान को महसूस हुआ कि उनकी शारीरिक शक्ति के साथ साथ उनकी आत्मा भी मजबूत हो रही है। इससे उन्हें रसायन शास्त्र की दुनिया में एक उच्च और अधिक उत्कृष्ट मुकाम हासिल करने का भरपूर आत्मविश्वास मिला। उन्होंने जिस दिशा में अध्ययन करने और सफलता प्राप्त करने का चुनाव किया, वह प्राथमिक शक्ति वाली दवा थी, जो LV4 की दवाओं में सबसे आकर्षक दवा थी। एक पवित्र वस्त्रधारी रसायनज्ञ के रूप में मास्टर अभियान ने कई गुप्त ज्ञान प्रणालियों में महारत हासिल की थी, जो केवल रसायनज्ञों को ही ज्ञात हो सकती थी। इसलिए वे कई ऐसे रहस्य जानते थे जो अन्य आम लोगों को नहीं पता थे, जिनमें आकर्षक प्राथमिक शक्ति औषधि का रहस्य भी शामिल था, जो स्वर्णिक उआंग से संबंधित थी। ये रसायनज्ञों का गुप्त ज्ञान था। सामान्य उआंग अधिकतम अपने वजन से 1200 गुना से अधिक भारी वस्तुओं को ही उठा सकते थे, लेकिन उत्परिवर्तन के बाद वे अपने वजन से 1800 गुना से अधिक भारी वस्तुओं को उठा सकते थे। वे प्रकृति की रचनाओं में शक्ति के मामले में प्रसिद्ध थे।
उस भीषण आपदा से पहले भी जब मानव जाति का विज्ञान और प्रौद्योगिकी बहुत विकसित थी और कुछ संख्य के लोग तो ब्रह्मांड में प्रवेश करने के लिए भी बेताब थे, तब भी लोग अपने स्वयं के जीनों में से केवल 3% से भी कम को ही समझ पाते थे। हालांकि मानव जीन का जो 3% भाग समझा जा सका था, वह वांस के जीन से 95% से अधिक और अन्य स्तनधारियों के जीन से 99% से अधिक मिलता जुलता था। इस ज्ञान को आपदा से पहले ही लोगों ने प्राप्त कर लिया था। आज भी यह ज्ञान रसायन शास्त्रियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। कथित प्रारंभिक शक्ति औषधि एक प्रकार की औषधि थी जिसमें ओआंस के जीन से प्राप्त एक विशेष शक्ति समाहित होती थी जो ओआंस को अपार शक्ति प्रदान करती थी। यह मानव शरीर पर भी थोड़ा बहुत प्रभाव डाल सकती थी, शक्ति से संबंधित कुछ मानव जीनों के एक छोटे से हिस्से को सक्रिय करके, जिससे लोग पागल हो जाते थे। इससे लोगों की शारीरिक शक्ति 1000 गुना से अधिक नहीं बढ़ती। ये तो बहुत ही अजीब बात होती और ऐसा तो केवल भगवान ही कर सकते थे। अगर रसायन शास्त्रियों द्वारा बनाई गई किसी शक्तिशाली औषधि की शीशी से किसी व्यक्ति की भार उठाने की शक्ति उसकी अपनी शक्ति से 3-5 गुना बढ़ जाए, यानी 300-400 किलोग्राम की शक्ति बढ़ जाए, और वह शक्ति कई घंटों तक बनी रहे, तो ये भी लोगों को पागल करने के लिए काफी होगा। प्रारंभिक शक्ति वाली औषधि अत्यंत महंगी थी जिससे लोग बेहद परेशान थे। हालांकि इस औषधि के लिए सबसे महत्वपूर्ण सामग्री केवल सामान्य सुनहरे ओआंग थे जो एक उत्परिवर्तित भरिंग थे और हर जगह पाए जाते थे। हालांकि सामान्य ओआंग का उपयोग भी इस प्रकार की औषधि बनाने में किया जा सकता था, लेकिन ये केवल उच्च कोटि के रसायनज्ञों द्वारा ही किया जा सकता था। एक रसायनज्ञ के रूप में जो आगे पदोन्नति की उम्मीद कर रहा था, मास्टर अभियान के पास उत्परिवर्तित स्वर्ण ओआंग का उपयोग करके प्राथमिक शक्ति औषधि का अध्ययन करने से सफल होने की अधिक संभावना थी। इन दिनों मास्टर अभियान ने अपने चिकित्सा कक्ष में सैकड़ों स्वर्णिम ओआंग खर्च कर दिए थे। वे ओआंग संघर्ष करते हुए विभिन्न रंगों के अजीबोगरीब बुलबुलेदार तरल पदार्थों में गायब हो गए थे। आज मास्टर अभियान ने अपने औषधि कक्ष में कुछ रोचक प्रयोग किए और प्राथमिक शक्ति औषधि बनाने की विधि के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की। इससे उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। हालांकि जब मास्टर अभियान को पता चला कि चिकित्सा औषधि कक्ष में अब कोई स्वर्णिक ओआंग नहीं बचा है, तो वह उदास होने लगे। क्या आप कह रहे हैं कि समीरा, जो मेरे लिए सोने के सिक्के इकट्ठा करने का काम करती थी, की हत्या कर दी गई? क्या आप कह रहे हैं कि अब मेरे प्रयोगों के लिए सोने के सिक्के नहीं बचे हैं? मास्टर अभियान ने भावहीन चेहरे से अपने महल के भयभीत सेवक को देखते हुए पूछा। सेवक का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और वह लगभग अपना सिर जमीन पर झुका बैठा। ये खबर सुनते ही मैंने आपातकालीन स्थिति में सोने के सिक्के इकट्ठा करने के लिए लोगों के 3 दल भेजे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वे जल्द ही वापस आ जाएंगे। कुछ सेकंड तक आंखें बंद रखने के बाद मास्टर अभियान ने अपनी आंखें खोली। क्या वह हत्यारा झांग टाई नाम का एक चीनी युवक है? नहीं, मैंने सुना था कि वह लगभग 20 साल का एक चीनी युवक था। क्या कोई उसे जानता था? नहीं। क्या ये लगभग 20 साल के चीनी युवक अकेले ही काम कर रहे थे? क्या वो ब्लैकआउट सिटी में कोई अनजान चेहरा थे? क्या वो पहले भी पशु व्यापार क्षेत्र में दिखाई दिए थे? मास्टर अभियान ने पूछा। हाँ। सेवक ने मास्टर अभियान को विस्मय भरी निगाहों से देखा और उस व्यक्ति के प्रति गहरी श्रद्धा व्यक्त की। सेवक की आंखों को देखकर मास्टर अभियान के होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। क्या आपको लगता है कि किसी व्यक्ति के लिए अपना चेहरा बदलना बहुत मुश्किल है? क्या मुझे इसकी सूचना कर्नल लाइबनिस को आपके हस्ताक्षर वाले पत्र के साथ देनी होगी? सेवक ने धीमी आवाज में पूछा। कोई जरूरत नहीं, मुझे परवाह नहीं कि समीरा मरी या नहीं। अगर कातिल झांग टाई भी है तो भी समीरा से अपनी निजी दुश्मनी निपटाने से पहले उसने अपना हुलिया बदलने का सोचा है। इसका मतलब है कि वह मुझे नाराज नहीं करना चाहता। बेवजह की मुसीबत मोल लेने की जरूरत नहीं। मेरे लिए दवाइयां खरीदने के लिए एक नया मैनेजर नियुक्त करो। ये कहकर मास्टर अभियान ने नौकर की ओर हल्के से हाथ हिलाया। मास्टर अभियान के लिए यह एक मामूली बात थी और समीरा जैसी छोटी सी शख्सियत से बदला लेना उनके लिए जरूरी नहीं था। इसके बाद प्रबंधक को आदेश प्राप्त हुआ। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे बाधित करे, मास्टर अभियान ने कहा। जैसा आप चाहें मैं वैसा ही कर दूंगा, लेकिन सुश्री जीना, जो युवाओं के लिए पानी खरीदना चाहती हैं, आधे घंटे से बैठक में आपका इंतजार कर रही हैं। उन्हें ग्रेगरी परिवार की युवती ने आमंत्रित किया है। क्या आप बैठक में जाएंगी या? अगर ऐसा है तो इतनी जटिलता की कोई जरूरत नहीं है, मैं बैठक कक्ष में भी शांति पा सकता हूँ। जी श्रीमान। महल के प्रबंधक के मार्गदर्शन में मास्टर अभियान थोड़ी देर बाद दूसरी मंजिल के बगल वाले हॉल में स्थित बैठक कक्ष में गए। मास्टर अभियान के लिए द्वार खोलने के बाद प्रबंधक ने सम्मानपूर्वक द्वार बंद किया और बाहर निकल गए। बरौक शैली की स्कर्ट पहने लगभग 30 वर्ष की एक खूबसूरत महिला सोफे पर आलस से बैठी थी। उसके हाथ में एक सफेद तह वाला पंखा था और उसके सुडौल स्तनों का एक बड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा था। उसका शरीर मोहक था और उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी। क्या तुम जवानी का पानी खरीदना चाहती हो? मास्टर अभियान ने उसके पास जाते हुए पूछा। जी हाँ, ग्रेगरी की युवा महिला ने ही मुझे यहाँ भेजा था। उनका कहना है कि आपके पास एक बहुत ही खास यौवन जल है जिसे सीधे महिलाओं के शरीर में इंजेक्ट किया जा सकता है। सुंदरता बनाए रखने के साथ साथ यह अकेलेपन को भी दूर कर सकता है, सुश्री जीना ने शर्माते हुए कहा। इसके बाद वह थोड़ा और सीधी होकर बैठ गईं, जिससे उनके स्तनों की सुडौल आकृति और भी आकर्षक रूप से दिखाई देने लगी। मास्टर अभियान के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उनकी आंखों से चमकती रोशनी निकल रही थी। तो कृपया खड़े हो जाए, मैं अभी आपको यौवन का जल पिलाऊंगा। सुश्री जीना सोफे से उठ खड़ी हुई। सुंदर महोदया, कृपया पीछे मुड़कर सोफे पर लेट जाए और अपने हाथों से अपने शरीर को सहारा दीजिए। साथ ही अपने नितंबों को ऊपर उठाना न भूलें, यह मुद्रा आपके लिए कठिन नहीं होनी चाहिए। फिर सुश्री जीना ने आज्ञाकारी भाव से पीछे मुड़कर वह मुद्रा बनाई। ये किसी भी पुरुष के लिए बहुत ही आकर्षक मुद्रा थी।
पहली बार जब मैं आपको यूथ वाटर का इंजेक्शन लगाऊंगी तो शायद आपको थोड़ी असहजता महसूस हो, थोड़ा दर्द भी हो सकता है। बाद में जब आपको इसकी आदत हो जाएगी तो आप हर हफ्ते 1 या 2 इंजेक्शन लगवाना चाहेंगे। ग्रेगरी परिवार की युवा महिला ने कहा कि आपका इंजेक्टर बहुत बड़ा है। सुश्री जीना ने हौंकते हुए कहा, जी हाँ महोदय, आपको जल्द ही मजा आएगा। कृपया अपनी स्कर्ट उतार दीजिए। हाँ ऐसे, हम मुझे अपना नितंब दिखाए। आप पर एक और बाधा है। अगर आप अपनी स्लिंग अंडरवियर उतार दे या उसे हटाकर मुझे वह जगह दिखा दे जहां मुझे इंजेक्शन लगाना है तो मुझे ऐसा करने में बहुत खुशी होगी। इससे मुझे आपके शरीर में जवानी का पानी आसानी से इंजेक्ट करने में मदद मिलेगी। मास्टर अभियान ने पहले ही अपना चोला उतार दिया था और अपना वह भयानक और विशाल इंजेक्टर निकाल लिया था जिसका इस्तेमाल युवावस्था का पानी इंजेक्ट करने के लिए किया जाता था। सुश्री जीना ने मास्टर अभियान की आवश्यकताओं के अनुसार ही किया। जब उन्होंने अपने अंडरवियर उतारे और अपने पीछे मास्टर अभियान के उस विशाल और कठोर इंजेक्शन यंत्र को छुआ तो वे तुरंत चौंक उठी। उन्होंने कई इंजेक्शन यंत्र देखे थे लेकिन यह निश्चित रूप से सबसे बड़ा था। वे इसे एक हाथ से भी नहीं पकड़ सकती थी। इतना बड़ा इंजेक्शन यंत्र शायद किसी घोड़ी के लिए अधिक उपयुक्त होता। मैडम, इंजेक्शन तैयार है। मास्टर अभियान ने उसे उस जगह के पास रख दिया था जहां उन्हें जवानी का रस इंजेक्ट करना था। उन्होंने उस जगह पर उसे हल्के से रगड़ना शुरू किया। मिस जीना इतनी उत्तेजित हो गई कि उनका पूरा शरीर कांपने लगा। जब इंजेक्शन की सुई आपके शरीर में जाएगी तो शायद आपको पहली बार थोड़ा दर्द महसूस हो। जब मैं आपको इंजेक्शन लगाऊं तो कृपया छटपटाएं या हिले डुले नहीं। क्या मैं अपने एक हाथ से आपकी कमर को दबा सकता हूं? मुझे पता है, एक चिकित्सक होने के नाते अगर मैं आपकी पूर्व सहमति के बिना आपके सुंदर शरीर को छूता हूं तो यह असभ्य और आपके लिए थोड़ा अपमानजनक होगा। ठीक है, सुश्री जीना हौंकते हुए बोली। उनकी सहमति मिलने पर मास्टर अभियान ने अपना शक्तिशाली बायां हाथ सुश्री जीना की कमर की हड्डी पर रख दिया। मैडम, अगर आप तैयार हैं तो कृपया खुद को एक मदमस्त कुतिया की तरह समझें और जब मैं आपको इंजेक्शन लगाऊं तो 2 बार भौंकें। प्रक्रिया के दौरान अगर बहुत दर्द हो तो आप 2 बार भौंक सकती हैं। इससे आपको कम डर लगेगा। मैं इंजेक्शन को थोड़ा धीरे और नरमी से अंदर डालकर दर्द को कम करने की कोशिश करूंगा। मैंने अभी अभी इसकी जांच कर ली है। अगर आप ठीक होना चाहती हैं तो आपको 2 जगहों पर इंजेक्शन लगवाने होंगे। पहली बार में मैं आपकी क्षमता का दोहन करूंगा जबकि दूसरी बार में मैं आपका असली गहन उपचार पूरा करूंगा। मास्टर अभियान ने न्यायपूर्ण ढंग से कहा। वूफ वूफ। बेहद नेक दिखने वाली सुश्री जीना ने 2 बार भौंका। उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया। इसके तुरंत बाद एक दूर से आती हुई तीखी भौंक सुनाई दी। अगले 1 घंटे में अलग अलग लय में एक के बाद एक भौंकने की आवाजें बैठक कक्ष में गूंजती रहीं। मास्टर अभियान ने जैसे ही इंजेक्टर दबाया उन्होंने अपना सिर उठाया और छत की ओर देखा। उनका ध्यान मिस जीना पर नहीं था जो बुरी तरह कांप रही थी और ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, बल्कि वे छत पर एक छोटे से कण को घूर रहे थे, मानो बैठक कक्ष की छत के आर पार देखना चाहते हों। इस समय मास्टर अभियान मन ही मन बहुत शांत थे क्योंकि वे किसी बात पर गंभीरता से विचार कर रहे थे। क्या बिजली गिरने के बाद कोई व्यक्ति ब्लू फ्रॉस्ट की विषाक्तता का प्रतिरोध कर सकता है? क्या बिजली गिरने के बाद कोई व्यक्ति सचमुच आसानी से लौह रक्त जैसी गुप्त शक्ति प्राप्त कर सकता है? वह व्यक्ति वास्तव में सुनहरे ओआंग से कहीं अधिक दिलचस्प था। ... ऐसे गंभीर और नाजुक क्षण में अगर झांग टाई को पता होता कि मास्टर अभियान अभी भी चुपचाप उसके बारे में सोच रहे हैं तो वह निश्चित रूप से अवाक रह जाता, ऐंठन से परेशान होता और मुंह से झाग निकलने लगता। हो सकता है कि वह अपना मानसिक संतुलन खोकर दीवार से टकरा जाता। सौभाग्यवश झांग टाई को इस बारे में पता नहीं था। ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल। ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल। 203 ब्लैक आयरन के किले में सुधार। अध्याय 203 काले लोहे के किले में सुधार। अनुवादक नोबेल ही। झांग टाई को पता नहीं था कि पशु व्यापार बाजार और मास्टर अभियान के महलनुमा हवेली में क्या हुआ था। उसकी योजना के अनुसार समीरा को अपने खंजर से मारने के बाद उसकी दौड़ने की गति एक तेज दौड़ते जंगली भेड़िए के बराबर हो सकती थी। समीरा के बगल में खड़े दोनों अंगरक्षक कुछ ही सेकंड में उससे बहुत पीछे छूट गए। वे झांग टाई द्वारा उड़ाई गई धूल को भी नहीं पकड़ पाए। झांग टाई ब्लैकआउट शहर के दक्षिण की ओर दौड़ता रहा, फिर पश्चिम की ओर मुड़ गया। उसने कम आबादी वाले सुनसान इलाकों को चुना और जंगल में एक बड़ा चक्कर लगाया। आधे घंटे बाद 30 किलोमीटर से अधिक दौड़ने के बाद झांग टाई ब्लैकआउट शहर से 10 किलोमीटर से अधिक दूर उसके पश्चिम की ओर स्थित जंगल में खड़ा था। उसे दौड़ना अच्छा लगता था। हवा की तरह आजाद होने का वो एहसास उसे बहुत पसंद था। इस बार समीरा को मारने के बाद उसने दौड़ने के ठंडे एहसास का आनंद लेने के लिए एक और चक्कर लगाया। झांग टाई को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके सिर से लेकर पैर तक का हर रोम ठंडा हो गया हो। घने जंगलों में रुकने के बाद वह जोर से हंसने लगा। आसपास किसी की मौजूदगी सुनिश्चित करने के बाद झांग टाई ने अपना कोट, विग और फेस मास्क उतार दिया। कोट और विग को हाथों में पकड़ना असुविधाजनक था, इसलिए झांग टाई ने उन्हें सीधे फेंक दिया। फेस मास्क को झांग टाई ने मोड़कर गेंद की तरह बना लिया और फिर अपनी जेब में रख लिया। डोंडर के अनुसार इस तरह का मेमोरी बेस्ड फेस मास्क चाहे कितना भी सिकुड़ा हुआ हो, फटने से पहले पानी छिड़कने पर अपना असली रूप वापस पा लेता है। ऐसा करने के बाद जिस क्षण झांग टाई जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि समीरा का सोने के सिक्कों से भरा पिंजरा 10 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ तक लाया गया था और जमीन पर पड़ा था। झांग टाई नीचे झुककर पिंजरा खोला और उसमें से सुनहरे ओआंग बाहर निकाल दिए। पिंजरे के अंदर अलग अलग आकार के 56 सुनहरे ओआंग थे। वे सचमुच बहुत प्यारे थे और उनका रंग भी बहुत अच्छा था। आज मैंने अपना बदला पूरा कर लिया और तुम्हारी जान बचा ली। आज से तुम्हें सावधान रहना होगा और लोगों के हाथों इतनी आसानी से नहीं फंसना होगा।
कुछ सुनहरे ओआंग्स ने अनाड़ीपन से जमीन पर खड़े होकर वापस मुड़ने की कोशिश की। तब झांग टाई ने उन्हें उठाया और पास के एक पेड़ के तने पर रख दिया। पिंजरे से बाहर निकलते ही सभी सुनहरे ओआंग्स तुरंत चारों दिशाओं में भाग गए। उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने उनकी बात समझी या नहीं, लेकिन झांग टाई को लगा कि जाते समय कुछ सुनहरे ओआंग ने उनकी ओर सिर हिलाया। कुछ तो कई कदम आगे बढ़कर अपने रक्षक की ओर मुड़कर भी देखने लगे। झांग टाई की मां ने कहा था कि हर प्राणी की अपनी आत्मा होती है। ये बात सच लगती थी। उन नन्हे जीवों को मुक्त होते और आजादी पाते देख झांग टाई को भी आजादी का एहसास हुआ। बदला लेने की ऐसी अनुभूति उसे पहले कभी नहीं हुई थी। यह ऐसा था मानो गर्मी में ठंडी बेर की चाशनी पीली हो और ठंड में कई सुंदरियों ने उसके लिए बिस्तर गर्म किया हो। झांग टाई को लगा कि एक निडर व्यक्ति को ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। जब तक किसी ने समीरा की हत्या करते हुए उसे नहीं देखा था, तब तक मास्टर अभियान को भले ही इस घटना की आकस्मिकता पर संदेह हो, वह झांग टाई के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। इस घटना के सुलझने के तुरंत बाद झांग टाई को लगा कि भले ही उसे जल्द ही कालूर भेजा जाए, लेकिन ब्लैकआउट सिटी में अपने परिवार और दोस्तों के बारे में उसे काफी हद तक निश्चिंतता होगी। आखिरकार उस खलनायक समीरा, उस विषैले सांप का सिर काटे बिना पता नहीं कब वह अपने छिपने की जगह से निकलकर तुम्हें या तुम्हारे प्रियजनों को काट ले। दोपहर में झांग टाई पश्चिमी शहर के द्वार से होते हुए ब्लैकआउट सिटी लौट आया। शहर में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद उसने नॉर्मन साम्राज्य के प्रथम लेफ्टिनेंट की वर्दी पहने हुए एक गंजे हटे कट्टे व्यक्ति को कार में अपने पास से गुजरते हुए देखा, जिसके पास से एक घातक ऊर्जा चीख गुजर रही थी। झांग टाई ने जल्दी से चिल्लाकर कहा, अधिकारी फ्रेयो जी की आवाज के साथ माउंटेन कैट ब्रांड की सैन्य एसयूवी ने ब्रेक लगाया। एसयूवी चला रहा हट्टा कट्टा आदमी और उसमें सवार दो सैनिक एक ही समय पर पीछे मुड़े और उन्होंने झांग टाई को देखा, जो सादे कपड़ों में सड़क पर चल रहा था। झांग टाई, प्रथम लेफ्टिनेंट फ्रेयो झट से गाड़ी से कूदे और झांग टाई के सामने आकर खड़े हो गए। जिस क्षण वे झांग टाई के कंधे पर एक घूंसा मारने ही वाले थे, उन्हें अचानक कुछ एहसास हुआ और वे तुरंत रुक गए। तुम्हारे घाव कैसे हैं? काफी बेहतर। ब्लैकआउट सिटी के बाहर की हवा ताजा है, इससे मुझे ठीक होने में मदद मिल रही है, इसलिए मैं टहलने निकला। झांग टाई ने लापरवाही से झूठ बोला। इसके बाद उसने गाड़ी में रखे सैन्य सामग्री से भरे बक्सों के ढेर को देखा। शिविर कैसा है? डिवीजन ने पहले ही आदेश भेज दिया है। 3 दिन बाद आयरन ब्लड कैंप नंबर 39 डिवीजन के अग्रिम दस्ते के रूप में कलूर की ओर बढ़ेगा। कलूर में हालात बिगड़ते जा रहे हैं और हमारे सीमावर्ती सैनिकों की कमी हो रही है। बटालियन और रेजिमेंट के स्तर पर झड़पें प्रतिदिन 10 से अधिक बार होती हैं। वह क्षेत्र दिन प्रतिदिन और अधिक रक्तपात का शिकार होता जा रहा है। हालांकि झांग टाई ने इस दिन के आने की भविष्यवाणी बहुत पहले ही कर ली थी, फिर भी जब उसने प्रथम लेफ्टिनेंट फ्रेयो से यह खबर सुनी तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पलक झपकते ही 2 महान देशों के बीच युद्ध उसके इतने करीब आ गया था। ये घटना झांग टाई की भविष्यवाणी से पहले ही घटित हो गई। उसे देखकर प्रथम लेफ्टिनेंट फ्रियो को खेद हुआ और उन्होंने झांग टाई को दिलासा देते हुए कहा, तुम्हारे घावों को देखते हुए शायद तुम कलूर में होने वाली इस लड़ाई में शामिल नहीं हो पाओगे। तुम ब्लैकआउट सिटी में आराम करो, उम्मीद है कि हमें फिर से मिलने का मौका मिलेगा। झांग टाई के कंधों पर थपथपाने के बाद फर्स्ट लेफ्टिनेंट फ्रेयो अपनी माउंटेन कैट एसयूवी में वापस कूद गए और झांग टाई की नजरों से ओझल होकर चले गए। कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद झांग टाई दौड़ने लगा। ब्लैकआउट सिटी की गलियों से दौड़ते समय उसने अपनी गति को नियंत्रित रखा ताकि वह ज्यादा चौंकाने वाला न लगे। जब उसे एहसास हुआ कि उसका पर्स चोरी हो गया है, तभी उसने अपनी गति को किसी चोर का पीछा करने वाले व्यक्ति की गति तक सीमित कर दिया। झांग टाई लगातार एवेन्यू मोनेट स्थित अपने अपार्टमेंट की ओर दौड़ता रहा। अगले 2 दिनों में वह केवल एक बार ही घर से निकला और ब्लैकआउट सिटी से खरीदे गए विभिन्न फलों से भरे 2 बोरे और शहद का एक डिब्बा लेकर लौटा। इसके बाद वह पूरी तरह से ब्लैक आयरन कैसल के पुनर्निर्माण में जुट गया। 2 दिन बाद ब्लैक आयरन के किले में 3 कृत्रिम इमारतें खड़ी थीं। उनमें से 2 एक मंजिला लकड़ी की झोपड़ियां थीं जिनका क्रमांक 3A80 था, जबकि तीसरी एक स्वतंत्र 2 मंजिला लकड़ी की झोपड़ी थी जिसका क्रमांक 3B90 था। ये तीनों इमारतें होम ऑफ द वाइल्ड से खरीदी गई थीं और इनके कारण ब्लैक आयरन का पूरा किला अधिक जीवंत प्रतीत होता था। तीनों लकड़ी के केबिनों की छतें नारंगी रंग की और दीवारें हल्के भूरे रंग की थीं, जो उन्हें बेहद खूबसूरत और नाजुक बनाती थीं। मॉड्यूल में डिजाइन और निर्माण किए जाने के कारण इन केबिनों का आकार आम घरों से अलग था। वे परियों की कहानियों के बौनों या परियों के लकड़ी के घरों की तरह दिखते थे। शैली हो या डिजाइन, वे सभी सरल और सुरुचिपूर्ण थे, प्राकृतिक रंगों से भरपूर और उत्कृष्ट कारीगरी का नमूना थे। बनकर तैयार होने के बाद लकड़ी के केबिन तस्वीरों से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। अब झांग टाई के पास अपना खुद का अनाज गोदाम और जैविक प्रयोगशाला थी। खरीदे गए सभी अनाज को 2 एक मंजिला लकड़ी के केबिनों में विभाजित कर दिया गया था। अपनी प्रयोगशाला में झांग टाई ने बुनियादी और ईस्ट द्रव के अपने पहले बैच का उपयोग करके किण्वन प्रक्रिया शुरू की। इस किण्वन प्रक्रिया के लिए पानी ब्लैक आयरन कैसल से प्राप्त पहाड़ी झरने का पानी, फल, शहद और चीनी की आवश्यकता थी, जिन्हें झांग टाई ने अच्छी तरह से तैयार किया था। जिस तरह उसने घर पर कई बार खमीर का घोल बनाया था, उसी तरह उसने लगभग 300 किलो खमीर का घोल बनाया। खट्टा मीठा होने के कारण यह उसका बचपन का पसंदीदा पेय था। अफसोस की बात है कि वह घर पर इसका ज्यादा सेवन नहीं कर पाता था क्योंकि यह चावल की शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन इस बार झांग टाई ने खुद से वादा किया कि वह इतना खमीर का घोल बनाएगा कि भविष्य में जब चाहे तब पी सके। इसके अलावा उसने प्रयोगशाला में बुनियादी आभा खमीर द्रव की एक शीशी भी छोड़ दी ताकि उसका दूसरा उत्परिवर्तन और विकास शुरू हो सके। झांग टाई ने मधुमक्खियों की तरह ही उसमें आभा मूल्य बिंदु डाले। चाहे उसे कितनी भी बार कोशिश करनी पड़े और चाहे वह सफल हो या न हो, उसे उन आभा मूल्य बिंदुओं की हानि का कोई आभास नहीं होगा क्योंकि वे प्रतिदिन उत्पन्न होते थे।
ब्लैक आयरन के किले में ये सब काम निपटाने के बाद दोपहर में आयरन ब्लड कैंप के कलूरक क्षेत्र के लिए रवाना होने से एक दिन पहले झांग टाई प्रत्याशित रूप से उच्च मनोबल के साथ एवेन्यू मोनेट स्थित अपने अपार्टमेंट से साफ सुथरी सैन्य वर्दी और बूटों में, साथ ही अपनी सैन्य अधिकारी की लंबी तलवार के साथ बाहर निकला। झांग टाई सबसे पहले घर लौट आया और दोपहर का समय अपने माता पिता के साथ बिताने लगा। रात के खाने के दौरान उसने उन्हें बताया कि आयरन ब्लड कैंप एक बड़ी लड़ाई के लिए कलूर की ओर बढ़ रहा है। उसकी मां रोने लगी और घर का माहौल बेहद उदास हो गया। हालांकि झांग टाई ने माहौल को सुधारने की कोशिश की, लेकिन पिताजी और बड़े भाई की मुस्कान भी बेमन से मुस्कुरा रही थी। उसकी मां उसके कटोरे में लगातार व्यंजन डालती रही, इसलिए उसने अपना सिर नीचे कर लिया और जो कुछ भी वह उसे देती थी वह उसे चटकर जाता था। सन राजवंश के ब्रिलियंट फेदर से लड़ना आसान नहीं था। झांग टाई जिस लड़ाई का सामना करने वाला था वह उसके शहीद सौतेले बड़े भाई के अनुभव से कहीं अधिक खतरनाक और क्रूर थी। सन राजवंश की सेना अपनी बर्बरता के लिए पूरे ब्लैक्सन मानव वंश गलियारे में प्रसिद्ध थी। रात के खाने के बाद बड़ी भाभी ने कटोरे और चॉपस्टिक एक तरफ रख दिए और रसोई में चली गई। झांग टाई अपने माता पिता को बैठक में कुर्सियों तक ले आया। उसके बाद उसने उनके सामने 3 बार झुककर डोंग 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 की तेज आवाज निकाली। हालांकि उनके पिता ने रात के खाने के समय आंसू नहीं बहाए, लेकिन अब वे भी फूट फूट कर रोने लगे। झांग टाई खड़ा हुआ और मुस्कुराया। पिताजी, चिंता मत कीजिए, मैं जिंदा लौट आऊंगा। जब तक मैं आपको सैकड़ों हजारों संतानें नहीं दे देता तब तक मैं नहीं मरूंगा। आपने मुझे नाम दिया है, मैं लोहे की तरह अटूट रहूंगा। इसके बाद झांग यांग झांग टाई के साथ बाहर गए और काफी दूर तक उनके साथ चले। झांग टाई, वो पैसा, ये सब साफ है, ये ग्रेगरी परिवार की तरफ से मुझे दिया गया मुआवजा है। जैसे ही उसके बड़े भाई ने बोलना शुरू किया, झांग टाई समझ गया कि वो क्या कहना चाहता है। जाने से पहले उसने अपने बड़े भाई का हाथ कसकर पकड़ लिया। हम भाइयों को इन बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर जगह अफरा तफरी मची हुई है। मेरे ब्लैकआउट सिटी छोड़ने के बाद तुम्हें मेरे बारे में शायद ही कोई खबर मिलेगी। भविष्य में अगर मैं 6 महीने में वापस नहीं आया तो तुम पैसे लेकर पापा, मम्मी और बड़ी बहन के साथ ब्लैकआउट सिटी छोड़कर पूर्वी महाद्वीप चले जाना। फिर हमारे माता पिता का अच्छे से ख्याल रखना। ये कहते हुए झांग टाई ने छेद वाला वहराल का कार्ड निकाला और अपने बड़े भाई को दे दिया। जब तुम पूर्वी महाद्वीप पहुंच जाओ तो डोंडर से मिलना, वह तुम्हारे लिए सब कुछ व्यवस्थित कर देगा। झांग यांग की आंखें लाल हो गईं और उसने एक हाथ से झांग टाई का कंधा कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। झांग यांग भी एक सैनिक था, जाहिर है वह जानता था कि युद्ध के मैदान में क्या होता है। ऐसे भीषण युद्ध में कोई व्यक्ति कितना भी बलवान क्यों न हो, कोई भी अपनी छाती पीटकर ये दावा करने की हिम्मत नहीं करेगा कि वह जिंदा वापस आएगा। झांग यांग जानता था कि झांग टाई ने घर पर जो कुछ भी कहा था वह केवल माता पिता को दिलासा देने के लिए था। असली सच्चाई तो वह थी जो वह अब कह रहा था। क्या तुम वहां न जाओ? ऐसा नहीं हो सकता, झांग यांग ने पूछा। झांग परिवार में केवल वही जानता था कि झांग टाई अभी भी बीमारी की छुट्टी पर है। उसे एक गंभीर चोट के साथ साथ एक दुर्लभ विष भी लग गया था। चूंकि उसे छुट्टी दिए हुए अभी कुछ ही दिन बीते थे, इसलिए झांग टाई के पास न जाने का कारण था। अगर वह कल नहीं आता तो वह इस युद्ध में शामिल होने से बच जाएगा। दरअसल आयरन ब्लड कैंप और 39वीं डिवीजन, जिन्हें झांग टाई की ताज़ा स्थिति की जानकारी थी, ने देखा कि झांग टाई ने आयरन ब्लड कैंप में रिपोर्ट नहीं की थी। इससे संकेत मिलता है कि वह कल भी वहां नहीं आएगा। झांग टाई के बड़े भाई होने के नाते झांग यांग की दिली इच्छा थी कि वह वहां न जाए। जब मेरी जान लेने की कोशिश की गई तो आयरन ब्लड कैंप के सभी भाइयों ने तुरंत निकलकर ग्रेगरी परिवार के घर को घेर लिया ताकि मेरा बदला ले सके। इसलिए इस बार मुझे वहां मौजूद रहना ही होगा, चाहे तलवारों के पहाड़ का सामना ही क्यों न करना पड़े। झांग यांग ने आह भरी। वह झांग टाई के स्वभाव को भलीभांति जानता था। कभी कभी, यद्यपि उसका भाई थोड़ा संशयवादी था, पर वह बहुत ही न्यायप्रिय था। डोंडर ने केवल 2 वर्षों तक ही उसकी देखभाल की थी, फिर भी उसने उसे अबेकस द्वारा मानसिक अंकगणित सिखाने में जरा भी संकोच नहीं किया। यदि पूरा आयरन ब्लड कैंप उसके लिए स्वयं को बलिदान कर सकता है तो वह भी पूरे आयरन ब्लड कैंप के लिए स्वयं को बलिदान कर सकता है। ये झांग टाई थे। ब्लैकआउट सिटी में मेरे कई भाई और पत्नियां हैं। बड़े भाई, आपने उन्हें देखा होगा। मेरा मतलब है बार्ली, पंडोरा। अगर मैं भविष्य में वापस नहीं आ सका तो आपके जाने के बाद अगर आप उनकी देखभाल कर सके तो बेहतर होगा कि आप उनकी मदद करें। झांग यांग ने गंभीरता से सिर हिलाया। इसके बाद दोनों भाइयों ने एक दूसरे को विदाई दी। फिर झांग यांग ने झांग टाई को विदा किया और उसे सड़क के अंत में गायब होते हुए देखा। घर के काम निपटाने के बाद झांग टाई ने एक गहरी सांस ली। फिर वह फैटी बार्ली के घर आया। जब उसने अपने दोस्त को देखा तो वह भी अपना खाना खत्म कर चुका था। बार्ली के घर के नीचे झांग टाई ने उससे बताया कि वह कल आयरन ब्लड कैंप के साथ कालू के लिए रवाना होगा। बार्ली की हैरानी भरी निगाहों के सामने झांग टाई ने उसे एक चाबी दे दी। ये वह तिजोरी है जिसे मैंने आज ब्लैकआउट सिटी के गोल्डन रॉक बैंक में किराए पर लिया है। इसका नंबर 1067 है। मैंने इसमें कुछ सामान और आपके लिए एक पत्र रखा है। मेरे जाने के बाद आप डग और बाकी भाइयों के साथ तिजोरी के अंदर रखी चीजें ले सकते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद बार्ली ने झांग टाई की चाबी ले ली। क्या तुम डग और बाकी भाइयों को विदाई दोगे? कोई जरूरत नहीं, मुझे पुरुषों का मेरे सामने रोना बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे किसी मृत शरीर को विदाई दे रहा हूँ। मुझे पसंद है कि महिलाएं मेरे सामने रोए। जोर से हंसते हुए झांग टाई ने बार्ली को कसकर गले लगा लिया। शुभकामनाएं भाई। बार्ली को हाथ हिलाकर अभिवादन करने के बाद वह पीछे मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया।
ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल। ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल। 204 समझौता। अध्याय 204 समझौता। अनुवादक नोबेल ही। घर छोड़ने के बाद झांग टाई दादी टेरेसा द्वारा स्थापित अनाथालय गए। उन्होंने अनाथालय को 200 सोने के सिक्के दान किए। यह अनाथालय की स्थापना के बाद से अब तक का सबसे बड़ा दान था। झांग टाई के जाने पर अनाथालय के सभी बच्चों ने संरक्षक ईश्वर विद्यालय का भजन गाकर उन्हें विदाई दी, जबकि दादी टेरेसा ने उनके माथे पर चुंबन किया। अनाथालय के बच्चों की नजरों में दादी टेरेसा के अलावा झांग टाई ही एकमात्र ज्ञानी व्यक्ति थे। इस दान के बाद झांग टाई फिर से कंगाल हो गया, उसके पास केवल कुछ सोने के सिक्के ही बचे थे। आज रात ब्लैकआउट सिटी की 84 लड़कियों को झांग टाई द्वारा बुटीक स्टोरों से भेजे गए सुंदर ढंग से पैक किए गए उपहार बॉक्स प्राप्त हुए। उनमें से प्रत्येक को एक सुंदर ताजा फूल, मिस डिस के अंडरवियर का एक सेट और मिलान ज्वेलरी स्टोर से गहनों का एक सेट मिला। प्रत्येक ग्रीटिंग कार्ड पर झांग टाई ने कुछ शब्द लिखे थे। XXX, मैं कल ब्लैकआउट सिटी छोड़ रहा हूं, मुझे आनंद देने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। कृपया मुझे क्षमा कर देना कि मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे पाया, झांग टाई। इस दौरान रोज एसोसिएशन की सुंदरियों द्वारा दिए गए 7-8 दिनों के ज्ञानवर्धन और शिक्षा के माध्यम से झांग टाई अंततः एक ऐसे देहाती व्यक्ति से जिसे खुद का आनंद लेना बिल्कुल नहीं आता था, एक अर्ध फैशनपरस्त व्यक्ति में बदल गया, जिसने ब्लैकआउट शहर के विभिन्न फैशनेबल और दिलचस्प स्थानों के बारे में जानना शुरू कर दिया। उन सुंदरियों से झांग टाई ने ब्लैकआउट सिटी में सबसे अच्छे आभूषण की दुकान का नाम, सबसे अच्छी अंडरवियर की दुकान का नाम, सबसे अच्छे कॉफी बार का पता, सबसे अच्छे दर्जी की दुकान, सबसे अच्छे हेयर सैलून और सबसे अच्छे होटल का पता, साथ ही सबसे स्वादिष्ट चॉकलेट बनाने का तरीका आदि सीखा। रोज एसोसिएशन की सुंदरियां ब्लैकआउट सिटी में सबसे अच्छी जगहों और सबसे अच्छी चीजों के बारे में इतनी आसानी से बता सकती थी मानो वे ये बता रही हो कि उनके घर में कितने गहने हैं। इनमें से कई खूबसूरत लड़कियां झांग टाई जैसे साधारण परिवारों से थीं। कुछ लड़कियों की पारिवारिक स्थिति थोड़ी बेहतर थी, लेकिन उनमें से किसी की भी बेनेट के परिवार जैसी नहीं थी। पारिवारिक स्थिति में अंतर के कारण न तो हर लड़की के पास मिस डिस के अंडरवियर का सेट होना संभव था और न ही मिलान ज्वेलरी स्टोर से गहनों का सेट होना। रोज एसोसिएशन की कई लड़कियों का सपना था कि वे अपनी युवावस्था में मिस डिस के अंडरवियर और मिलान ज्वेलरी स्टोर से खरीदे गए गहनों का सेट पहन सके। कई लोगों के लिए ऐसा सपना सती और व्यावहारिक था, लेकिन झांग टाई ऐसा नहीं सोचता था। उसे बस इस बात का सौभाग्य महसूस हुआ कि ब्लैकआउट सिटी छोड़ने से पहले वह उन प्यारी लड़कियों को खुश करने के लिए एक और काम कर सका। हो सकता है कि यही आखिरी याद हो जो वह उनके लिए छोड़ सके। पांडोरा, एलिस और बेवली को दिए गए उपहार बॉक्स में कोई ग्रीटिंग कार्ड नहीं थे, क्योंकि झांग टाई ने वे सभी शब्द जो वह कहना चाहता था उनकी अंगूठियों पर उकेर दिए थे। चूंकि एलिस के घर पर कोई नहीं था, इसलिए उपहार पहुंचाने वाला उसे वापस ले आया। जरूरत पड़ने पर वह उसे कल फिर से भेज देगा। इन सब कामों को करने के बाद झांग टाई को पूरी तरह से सुकून मिला। ब्लैकआउट सिटी छोड़ने से पहले उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। अगर वह युद्ध के मैदान में मारा भी जाता तो उसे उन सभी के लिए कोई अफसोस नहीं होता। उसने उसे मारा जो मारे जाने का पात्र था और उन लोगों की सराहना की जो सराहना के पात्र थे। झांग टाई को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने एक भारी बोझ उतार दिया हो। सड़क किनारे लगी धुंधली बत्तियों की रोशनी में वह 7वें राष्ट्रीय पुरुष माध्यमिक विद्यालय के द्वार से लेकर उस स्टेशन तक गलियों से होकर गुजरा जहां उसने मिस डायना को कई बार दूर से देखा था। ये वही जगह थी जहां मिस डायना रोज घर जाने के लिए बस का इंतजार करती थी। पहले झांग टाई स्टेशन के पीछे वाली गली में छिपकर ही उनकी खूबसूरत आकृति को निहार पाता था। वह पिछले 3 सालों से इस स्टेशन के पास छुप छुपकर उनकी सुंदरता का आनंद ले रहा था। आज रात झांग टाई पहली बार हिम्मत करके प्लेटफॉर्म पर आया और चुपचाप उस जगह पर खड़ा हो गया जहां वह खूबसूरत आकृति हमेशा खड़ी रहती थी। रात काफी गहरी हो चुकी थी, सड़कों पर कुछ ही लोग दिख रहे थे। सभी शहरी बसें चलना बंद हो चुकी थीं। स्टेशन पर झांग टाई के अलावा कोई नहीं था। स्टेशन के पास की धुंधली सी सड़क की बत्ती अंधेरे में एक मंद रोशनी बिखेर रही थी, जिससे झांग टाई की परछाई लंबी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई सड़क अंतहीन अंधेरे में विलीन हो रही हो। प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़े झांग टाई ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। उसे ऐसा लगा मानो उस खूबसूरत आकृति के बस में चढ़कर चले जाने के बाद यहाँ रह गई जानी पहचानी खुशबू की एक हल्की सी महक उसे अभी भी महसूस हो रही हो। डोंडा ने कहा कि इस युग में यदि कोई व्यक्ति परिपक्व होना चाहता है तो उसे 4 काम करने चाहिए: एक वेश्या के साथ यौन संबंध बनाना, किसी की हत्या करना, जेल जाना और सैनिक बनना। पिछले कुछ महीनों में झांग टाई ने डोंडा द्वारा बताई गई उपरोक्त चारों चीजों का अनुभव किया था। अब वह परिपक्व हो चुका था और इसलिए वह उस झूठ को समझ गया था जिसने उसे असीम आशा दी थी। मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मेरे छात्रों में से कोई एक शक्तिशाली योद्धा बने या ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति बने जो मानव जाति की रक्षा कर सके। तब मैं अच्छे से तैयार होकर उससे शादी करूंगी। मेरे और आप सबके बीच ये समझौता है कि जब आप मेरी रक्षा करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो जाएं, तो मुझे आपसे शादी करने दें, ठीक है? क्या आप मेरे साथ इस तरह का समझौता करना चाहेंगे? कल कक्षा में सुनाई देने वाली मधुर आवाज अब भी झांग टाई के कानों में गूंज रही थी, वह सहमति जिसने उसे इतना रोमांचित कर दिया था। इस क्षण तक उसे यह समझ नहीं आया था कि यह अब तक का सबसे खूबसूरत झूठ था जो उसने कभी सुना था। मिस डायना उनकी शिक्षिका थी, उनके दिल में सबसे श्रेष्ठ शिक्षिका। उनका अपना जीवन था और वे कभी उनकी नहीं हो सकती थी। नहीं, वे उनसे शादी करेगी। मिस डायना से पहले झांग टाई हमेशा एक छात्र ही था जो चुपचाप उनका अनुसरण करता था और स्टेशन के बगल वाली गली में छिपकर अपनी नम्र निगाहों से मन ही मन उन्हें चूमता था।
इस छोटे से स्टेशन में उस बेचारे छोटे से व्यक्ति का बलिदान दिया गया और उसे हमेशा के लिए दफना दिया गया। झांग टाई को पता नहीं था कि वह कितनी देर तक उस स्टेशन पर खड़ा रहा। उसने मिस डायना के बारे में हर संभव बात याद करने की पूरी कोशिश की। दरअसल उसे इतना डर था कि कल ब्लैकआउट सिटी छोड़ने के बाद यही उसकी आखिरी विदाई बन जाएगी। उसे डर था कि एक दिन वह उस खूबसूरत आकृति को भूल जाएगा। उसे डर था कि एक दिन वह उसकी सुंदरता को भुला देगा। शायद जिस दिन उसने स्कूल छोड़ा उसे मिस डायना के साथ एक तस्वीर लेने के लिए हिम्मत जुटा लेनी चाहिए थी। झांग टाई को मन ही मन थोड़ा अफसोस हुआ। उसे ठीक से पता नहीं था कि सड़कों पर कोई कब से नहीं था। उन्हें ठीक से पता नहीं था कि हल्की बारिश कब से इतनी तेज हो गई थी। उसे ठीक से पता नहीं था कि वह कब इस स्टेशन पर अकेला नहीं रहा, क्योंकि पंडोरा उसके सामने खड़ी थी। भारी बारिश से भीगे हुए उसके कमजोर शरीर और पीले चेहरे को देखकर झांग टाई को बहुत पीड़ा हुई। फिर उसने अपनी फौजी जैकेट उतारते हुए उसे गले लगा लिया। पेंडोरा के सिर से पानी पहुंचने के बाद उसने जल्दी से अपनी जैकेट उसके सिर पर डाल दी और फिर उसके ठंडे हाथों को पकड़कर जोर से रगड़ा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? उसने पूछा। झांग टाई के घबराए हुए चेहरे को देखकर पांडोरा मुस्कुराए। तुमने मुझे अपने पुराने तौर तरीकों के बारे में बताया था, मुझे लगा था कि तुम आज रात यहीं होगे, तो मैं यहाँ हूँ। झांग टाई थोड़ा शर्मिंदा हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा किसी रिश्तेदार के घर से टॉफी चुराते हुए पकड़ा गया हो। फिर उसने पांडोरा को उठाते हुए उसे घूरने का नाटक किया। तुम्हारा क्या, इतनी रात हो गई है, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? उसे देखकर मुस्कुराते हुए पेंडोरा ने अपना हाथ उठाया और अंगूठी वाला डिब्बा निकाला। भारी बारिश में भीगने के बावजूद वह डिब्बा बिल्कुल सूखा था, उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं थी। मुझे अभी अभी आपका उपहार मिला है। मुझे पता चला है कि आपको कल ब्लैकआउट सिटी छोड़ना होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए यह अंगूठी पहन लें। पता नहीं क्यों पांडोरा की मुस्कान देखकर झांग टाई को रोने का मन हुआ। उसने कुछ नहीं कहा, बस तुरंत उस डिब्बे को उठाया और उसमें से काली अंगूठी निकाली। उसके बाद उसने पांडोरा का हाथ थाम लिया जो उसने उसकी ओर बढ़ाया था। पेंडोरा का दाहिना हाथ कोमल और सुंदर था। जब उसने अपनी हथेली खोली तो झांग टाई ने उसकी दाहिनी हथेली की मध्यमा उंगली में अंगूठी पहनाने की इच्छा जताई, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा करने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने देखा कि पेंडोरा ने अपना सिर हिलाया और अपनी चौथी उंगली आगे बढ़ा दी। उसके बाद उसने आशा भरी निगाहों से झांग टाई की ओर देखा, मानो उसकी आंखों में अनगिनत शब्द समाये हों। इस बात पर बहुत फर्क पड़ता था कि पुरुष ने अंगूठी किस महिला की उंगली में पहनाई थी। झांग टाई और पेंडोरा एक दूसरे को निहार रहे थे। उनके चारों ओर की पूरी दुनिया शांत हो गई थी। अपने सामने पेंडोरा की खुली हुई बर्फ जैसी सफेद उंगलियों को देखकर झांग टाई को ऐसा लगा मानो पेंडोरा बिस्तर पर लेटी हुई हो और अपनी खुली हुई बर्फ जैसी सफेद टांगें दिखा रही हो, मानो उसका इंतजार कर रही हो कि वह उसके अंदर समा जाए। ठीक उसी दिन की तरह इस समय भी पेंडोरा ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने झांग टाई को अपनी चमकदार आंखों से देखा जिनमें प्रोत्साहन और उम्मीद दोनों के भाव समाये हुए थे। चाहे पांडोरा उसके सामने अपने पैर फैलाए या हथेली, झांग टाई को हमेशा लगता था कि वह बेहद खूबसूरत है, जिससे उसका दिल जोर से धड़कने लगता था। मैं मर जाऊंगा, झांग टाई ने गंभीरता से पांडोरा से वादा किया। मुझे पता है, पांडोरा ने झांग टाई को देखते हुए अपनी आंखों से आंसू बहाए। एक दिन मैं भी मर जाऊंगी। मैं बस अपने जीवित रहते आपसे एक समझौता करना चाहती हूँ। जब मैं मिस डायना जितनी सुंदर हो जाऊं और अगर आप तब तक जीवित रहें तो क्या मैं उनकी जगह ले सकती हूँ और आपसे शादी कर सकती हूँ? झांग टाई तुरंत फूट फूट कर रोने लगी। उसने पांडोरा का हाथ अपनी ओर खींचा और उसे चुमा। उसके बाद उसने बड़ी गंभीरता से वह अंगूठी उसकी चौथी उंगली में पहना दी। फिर दोनों मुस्कुराए। उसके बाद उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और इस सन्नाटे भरे स्टेशन पर एक दूसरे को बेतहाशा चूमने लगे, मानो एक दूसरे के चेहरे से सारे आंसू चाटने की कोशिश कर रहे हों। रात के पहले आधे हिस्से में लगातार बारिश होती रही और झांग टाई ने स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए पेंडोरा को गले लगाया। उसने मिस डायना की कहानी उसे सुनाई। पेंडोरा ने भी झांग टाई को गले लगाया और अपना सिर उसकी छाती से टिकाकर ध्यान से सुनती रही। रात के दूसरे हिस्से में बारिश रुक गई। फिर झांग टाई ने पेंडोरा को गोद में उठाया और उसे अपने अपार्टमेंट में ले आया। उसके बाद वे बिना रुके बेतहाशा प्रेम करने लगे। ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल। ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल। 205 ब्लैकआउट शहर से प्रस्थान। अध्याय 205 ब्लैकआउट शहर से प्रस्थान। अनुवादक नोबेल ही। अगले दिन दोपहर को ब्लैकआउट सिटी के रेलवे स्टेशन पर रवाना होने वाली सैन्य ट्रेन ने अपनी पहली सीटी बजा दी थी, जो तात्कालिकता का संकेत थी और ये बताती थी कि ट्रेन रवाना होने वाली है। क्या सब तैयार हैं? लेफ्टिनेंट कर्नल रेनहोर्डेट ने आखिरी बार डिब्बे से बाहर देखते हुए पूछा। तब तक आयरन ब्लड कैंप के आखिरी सैनिक भी प्लेटफॉर्म से ट्रेन में चढ़ चुके थे। सब लोग पहुंच गए हैं। मेजर गुडेरियन ने अपना चश्मा साफ किया। सभी लोग और सारा सामान ट्रेन में सवार हो गया है। एक घायल सैनिक के अलावा आयरन ब्लड कैंप के सभी लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, चलो, लेफ्टिनेंट कर्नल रेनहोर्डेट ने आदेश दिया। उसी समय उन्हें झांग टाई का युवा चेहरा याद आया और उन्हें अंदर ही अंदर थोड़ा अफसोस हुआ। तीसरी सीटी बजने के बाद सैन्य ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। अफसोस की बात है, मेजर गुडेरियन ने अपने सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे उतारे और धीरे धीरे उन्हें कपड़े से साफ किया। पूरे आयरन ब्लड कैंप में केवल मेजर गुडेरियन और लेफ्टिनेंट कर्नल रेनहोर्डेट को ही पता था कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ग्रेगरी परिवार ने झांग टाई को उन्नत उपचार की दवा की एक शीशी दी थी। अगर झांग टाई ने उस दवा का इस्तेमाल किया होता तो वह आयरन ब्लड कैंप के नक्शे कदम पर चल सकता था। लेकिन झांग टाई यहाँ नहीं था, इसलिए मेजर गुडेरियन ने एक गहरी सांस ली। गाड़ी आयरन ब्लड कैंप के सैन्य अधिकारियों से भरी हुई थी।
गुडेरियन की हल्की सी आह पर किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि सभी चुप रहे। पछताने की कोई बात नहीं। जैसा कि मार्शल लिन चांगजियांग ने कहा था, यह शायद लोगों के बीच कर्म का फल है। रेनहॉर्डेट ने सटीक बात कहते हुए कहा। ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई। तभी सैन्य अधिकारियों के डिब्बे में बैठे लोगों को अपने पीछे चल रहे आम सैनिकों के डिब्बों से चलो आगे बढ़ो की तेज होती हुई आवाजें सुनाई देने लगी। लेफ्टिनेंट कर्नल रेनहॉर्डेट और कई सैन्य अधिकारी उत्सुक थे और उन्होंने एक बार फिर खिड़कियों से बाहर देखा। सभी ने प्लेटफॉर्म के पास सुरंग से एक एसयूवी को तेजी से निकलते देखा। जल्द ही वह एसयूवी ट्रेन के मध्य और अंत के बीच एक डिब्बे के पास पहुंच गई। डिब्बे में मौजूद आयरन ब्लड कैंप के सैनिकों ने दरवाजा खोल दिया था और ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर खड़े काले बालों वाले व्यक्ति का हौसला बढ़ाने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अपनी पीठ पर एक बड़ा सैन्य थैला लिए वह एक विशाल तलवार पकड़े हुए था। प्रोत्साहन पाकर उस व्यक्ति ने पहले अपना सामान डिब्बे में फेंका, फिर अपनी भयानक तलवार लेकर उसके पीछे पीछे गया और कुछ सैनिकों को उसे थोड़ी देर के लिए पकड़ने दिया। अंत में वह एक भयंकर बाघ की तरह एसयूवी से कूदा और ट्रेन के डिब्बे में घुस गया। इस मांसल बम की चपेट में आते ही कई सैनिक चीखने लगे। चीखें सुनकर दूसरी बोगियों से उसे प्रोत्साहित कर रहे सभी सैनिक जोर जोर से हंसने लगे। आखिरी क्षण में झांग टाई आ पहुंचा। 5 मिनट बाद कुछ शर्मिंदा होकर झांग टाई सैन्य अधिकारियों के उस डिब्बे में दिखाई दिए जहां लेफ्टिनेंट कर्नल रेनहॉर्डेट मौजूद थे। बॉस, झांग टाई, सेकंड लेफ्टिनेंट 5th कंपनी की 3rd प्लाटून का प्लाटून लीडर, ठीक हो गया हूं। मैं अपनी टुकड़ी में वापस जाने का अनुरोध करता हूं। रेनहॉर्डेट के सामने खड़े होकर झांग टाई ने आयरन ब्लड कैंप के बॉस को सैन्य सलामी दी। सहमत। रेनहॉर्डेट के होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अपने सामने खड़े इस युवक को देखकर वह अचानक बहुत खुश हो गया। क्या तुम ठीक हो गए हो? हाँ, झांग टाई ने अपनी छाती थपथपाई। 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन किसी वजह से मैं कुछ दिन बाद वापस आया हूँ। कौन सी बात? चीफ ऑफ स्टाफ गुडेरियन ने थोड़ा गंभीर होकर पूछा। चीफ ऑफ स्टाफ? ओह, आपको पता है कि मेरा अभी अभी खतना हुआ है। मैंने 10 साल से ज्यादा समय तक इसे टाला था और मेरी गर्लफ्रेंड्स और इंतजार नहीं कर सकती थी। लेकिन कैंप में ऐसा करना सुविधाजनक नहीं था। झांग टाई थोड़ा शर्मा गया। बेशर्म। झांग टाई को गाली देने के बाद मेजर गुडेरियन अपनी हंसी नहीं रोक पाए। बेशक उन्हें पता था कि झांग टाई को सेकंड लेफ्टिनेंट मम्मी का उपनाम कैसे मिला था। उसी समय गाड़ी में बैठे बाकी सभी सैन्य अधिकारी भी जोर से हंसने लगे। इसके बाद झांग टाई बैठ गया। जैसे जैसे उसने ब्लैकआउट सिटी को छोटा होते देखा, उसके मन में कई विचार कौंध गए। इस समय घर पर एलिस नीले रंग के पैकेजिंग पेपर में लिपटे उस नाजुक उपहार बॉक्स को पकड़े हुए थी, जिसे झांग टाई के अनुरोध पर पेंडोरा और बेवली लेकर आई थी। वह उन दोनों को उत्सुकता भरी निगाहों से देख रही थी। इसके अंदर क्या है? उसने पेंडोरा से पूछा। बस इसे खोलो। पेंडोरा ने मुस्कुराते हुए उसे प्रोत्साहित किया। फिर एलिस ने नीले रंग का उपहार बॉक्स खोला। बाकी सभी लड़कियों की तरह श्रीमती डिस और मिलान के लोगों के साथ साथ फूल को देखते ही वह भी खुशी से चिल्ला उठी। जब इन सभी चीजों को एक साथ रखा जाएगा तो हर लड़की को यह पसंद आएगा। इसके बाद एलिस ने अंदर रखे 2 बक्से खोले। बड़े बक्से में सुंदर नीले रंग के अंडरवियर का एक सेट था, जबकि छोटे बक्से में एक विशाल नीलम जड़ा हुआ एक महंगा छल्ला था। पिछले सप्ताह के दौरान एलिस उदास थी। हालांकि अत्यधिक खुशी से भर जाने पर वह तुरंत खिल उठी और उसके चेहरे पर एक खिलखिलाती ताजी फूल जैसी मुस्कान आ गई। क्या झांग टाई ने ही आपसे इसे यहाँ लाने का अनुरोध किया था? एलिस की निगाहें उसके हाथों में मौजूद 2 वस्तुओं पर टिकी हुई थीं। वह उनसे बहुत प्यार करती थी। उसके अलावा और कौन? वो खुद यहाँ क्यों नहीं आया? एलिस का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने नीले रंग के अंडरवियर को अपने पास समेटा और पाया कि वो उस पर खूब जंच रहा है। वो बदमाश, लड़कियों का दिल जीतने वाला, जिसे सिर्फ लड़कियों को खुश करना आता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हारा सामना कैसे करे, इसलिए उसने हमसे कहा कि इसे तुम्हारे पास भेज दें। पेंडोरा ने शांत भाव से कहा। वो कहाँ है? एलिस की हरकतें थोड़ी सख्त हो गईं। वह कलूरा गया है। उसे अब तक सैन्य ट्रेन में होना चाहिए था। आयरन ब्लड कैंप, जिसमें वह है, को कलूरा में नॉर्मन साम्राज्य और सन राजवंश के बीच युद्ध में नंबर 39 डिवीजन के अग्रिम दस्ते के रूप में शामिल होने के लिए भेजा गया था। बेवली ने उदास स्वर में कहा। एलिस का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। जाने से पहले क्या उसने मेरे लिए कुछ कहा था? एलिस की आवाज थोड़ी कांप रही थी। उसने तुम्हारी अंगूठी पर वो सब उकेर दिया था जो वो कहना चाहता था। झांग टाई द्वारा उपहार में दी गई मानिक जड़ी अंगूठी पर लिखे शब्दों को याद करते हुए बेवली की आंखों से आंसू बहने लगे। कई लोगों ने, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, उसे कुतिया कहा था, लेकिन केवल झांग टाई ही जानता था कि वह मानिक की तरह पवित्र है। झांग टाई जैसे अच्छे इंसान के साथ बेवली संतुष्ट थी, चाहे भविष्य में वह झांग टाई के साथ रह पाए या न रह पाए। काश तुम सागर से भी अधिक प्रसन्न रहो, झांग टाई। अंगूठी उठाते ही एलिस को उसकी पीठ पर लिखे शब्द दिखाई दिए। उसे लगा मानो उसे झांग टाई की मुस्कान फिर से दिख रही हो। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने वास्तव में उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, एक ऐसा व्यक्ति जो उसे जंगली भेड़ियों के झुंड द्वारा पीछा करते देख क्रोधित हो जाता, एक ऐसा व्यक्ति जो सबसे खतरनाक क्षण में बिजली गिरने से बचाने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करता। जब उसने पहली बार उस व्यक्ति के सामने आंसू बहाए, तो उस व्यक्ति ने सबसे नाजुक क्षण में अपने लालच को काबू में रखा और चुपचाप उसके लिए अपनी पैंट पहन ली, उसे उसकी सबसे कीमती चीज दे दी। एलिस ने कभी सोचा भी नहीं था कि झांग टाई से यह उसकी आखिरी मुलाकात होगी। जब वह जाने लगा तो उसने अपने लोगों से उसके लिए आनंद से भरी यह अंगूठी और अपने द्वारा चुने गए उपयुक्त अंतर वस्त्रों का एक सेट भिजवाया। फिर एलिस फूट फूट कर रोने लगी और घर से निकलकर रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ पड़ी। वह उस आदमी को आखिरी बार देखना चाहती थी, लेकिन अंत में वह उस सैन्य ट्रेन को पकड़ नहीं पाई।
इस समय ब्लैकआउट सिटी के एक अन्य स्थान पर बार्ली, किस्टा, डॉग, बगदाद और लीक ने झांकटाई द्वारा उनके लिए छोड़ी गई चीजें निकाल ली थी। वह चमड़े का एक बक्सा था जिसमें 600 सोने के सिक्के और झांकटाई का उन्हें लिखा पत्र था। पत्र में निम्नलिखित बातें लिखी थी। भाइयों, मैं कलूरा के लिए रवाना हो रहा हूँ। तुम मेरे भाई हो। आयरन ब्लड कैंप के वे भाई भी मेरे भाई हैं। वे मेरे लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार थे, इसलिए मैं भी उनके लिए ही कुर्बान हो सकता हूँ। मैं इसे वसीयत की तरह नहीं बनाना चाहता, लेकिन कभी कभी मुझे तुम्हें सच बताना पड़ता है। क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, इसलिए हो सकता है कि मैं वापस ना आऊँ। इसके अलावा आयरन हॉर्न सेना में नंबर 39 डिवीजन के आयरन ब्लड कैंप में हताहतों की संख्या सबसे अधिक है। अगर मैं तुम में से हर एक को यूं ही 100 सोने के सिक्के दे दूं, तो मुझे पता है कि तुम में से कोई भी इसे शर्विन की तरह नहीं लेगा, क्योंकि हमारी दोस्ती इस कीमत से कहीं ज्यादा कीमती है। लो, मैं चाहता हूं कि तुम सब इन्हें ले लो। वजह बहुत सीधी सी है। अगर मैं वापस नहीं आ सका तो मैं अपने भाइयों के लिए कुछ करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि इंसानों और राक्षसों के बीच पवित्र युद्ध जल्द ही शुरू होने वाला है। जब वह ब्लैकआउट सिटी छोड़कर गया तो मुझे ये बात सबसे भरोसेमंद व्यक्ति ने बताई। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। शायद अगले कुछ वर्षों में पूरे ब्लैकसन मानव कबीले के गलियारे की स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। चूंकि तब ब्लैकआउट सिटी सुरक्षित नहीं रहेगा, इसलिए आपको जल्द से जल्द यहां से निकलने की योजना बनानी चाहिए। अगर मेरे पास क्षमता होती तो मैं आपके लिए और भी बहुत कुछ करता, लेकिन कृपया मुझे क्षमा करें, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। ये पैसा उन सिक्कों के बदले में है जो मैंने शुरुआत में आपसे लूटे थे। पहले मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन सबको कैसे कहूँ, इसलिए बस इतना ही। अगर मैं बच गया और वापस आकर मुझे पता चला कि आप में से किसी ने भी मेरी नेक नियत को नहीं समझा, तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। मैं कसम खाता हूं कि ऐसा करने वाले हर किसी की जमकर पिटाई करूंगा। हिस्सा, तू कमीना, औरतों के लिए ये पैसा मत ले। तुझे अपनी औरतों के साथ भागने के बारे में सोचना चाहिए। डग, तुम पैसे कमाने या खर्च करने में माहिर नहीं लगते। अगर कोई परेशानी हो तो उस कमीने बार्ली से बात करना मत भूलना। वो तुम्हें नुकसान नहीं होने देगा। बगदाद में जब मैंने आयरन थॉर्न्स फाइटिंग क्लब छोड़ा तो मैंने मैनेजर हैंस से कहा कि अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो उन्हें आपके लिए एक बहुत ही उपयुक्त जगह की व्यवस्था करनी चाहिए, जो निश्चित रूप से उस फाइटिंग क्लब में एक सैनिक होने से बेहतर है जहां आप काम कर रहे हैं। शार्विन, भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए उसका अकेले सामना मत करना। याद रखना कि तुम्हारे पास बहुत सारे अच्छे भाई हैं। बार्ली, मुझे पता है कि तुम प्यारे मोटे सबसे नेक इंसान हो। मुझे तुम्हारे साथ भाई होने की बहुत खुशी है। बस इतना ही। आखिर में मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने खतना करवा लिया है और अब मैं कुंवारी नहीं हूँ। बेहतर होगा कि आप लोग इस प्रक्रिया के बारे में जानने की उत्सुकता न रखें, क्योंकि अगर आपको पता चल गया तो आप मुझसे बहुत ईर्ष्या करेंगे। मैं आप पुरुषों के आत्मविश्वास को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती और न ही अगली बार जब आप मुझे देखें तो आपको सिर उठाने में झिझक महसूस करवानी है। हाँ, सादर। झांकटाई का पत्र पढ़ते हुए समूह की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन अंत में वे सभी जोर से हंस पड़े। झांकटाई, ये कमीना। जब डग को रोने का मन हुआ तो वह हंसे बिना नहीं रह सका और उसकी नाक से हरे रंग का बलगम निकल आया। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने तुरंत उसे झटक कर साफ किया और बगल में बैठे एक व्यक्ति के कपड़ों पर लगा दिया। उसने अपने हाथ भी उसी व्यक्ति के कपड़ों से साफ किए। जब तक उन्होंने पढ़ना खत्म नहीं किया तब तक हिस्टा को एहसास नहीं हुआ कि डग ने अभी अभी अपने कपड़ों पर 2 बार रगड़ा था। इसका क्या मतलब है? कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए उसने अपना सिर नीचे किया और फिर तुरंत उछल पड़ा। अरे डग, तू कमीना, तूने मेरे कपड़ों पर ये कैसी घिनौनी चीज लगा दी? मैं तुझे जान से मार डालूंगा। दूर से आयरन ब्लड कैंप के सभी सैनिकों और उपकरणों से भरी सैन्य ट्रेन सुदूर दक्षिण की ओर बढ़ रही थी। क्षितिज में ब्लैकआउट सिटी की धुंधली होती आकृति को देखते हुए झांकटाई ने मन ही मन बुदबुदाया, फिर मिलेंगे ब्लैकआउट सिटी। ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल। ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल। 206 कलूर में आगमन। अध्याय 206 कलूर आगमन। अनुवादक नोबेल ही। ब्लैकआउट सिटी से रवाना होने के बाद वे 2 दिनों तक गाड़ी चलाते रहे, जब तक कि नंबर 39 डिवीजन के आयरन ब्लड कैंप के सभी उपकरण और सदस्यों को ले जाने वाली सैन्य ट्रेन अंततः तीसरी सुबह कलूर क्षेत्र में नहीं पहुंच गई। झांकटाई एक सपने से जाग उठा। ट्रेन में चढ़ने के बाद से उसने सिर्फ 3 काम किए थे। पहला, सोना। दूसरा, मुसीबत पुनः प्रकट होने की स्थितियों में जंगली जानवरों का शिकार करना। तीसरा, 2 अबेकस को एक साथ कल्पना में रखकर अबेकस द्वारा मानसिक गणित का अभ्यास करना। उन मनमोहक और प्यारी लड़कियों की तुलना में ट्रेन में इतने सारे बदबूदार बूढ़े आदमियों के साथ रहना सचमुच उबाऊ था। बदमाश मुंह में तंबाकू भरकर ताश खेल रहे थे। आयरन ब्लड फिस्ट कौशल में महारत हासिल करने की चाह रखने वाले हिंसक उन्मादी चुपचाप गाड़ी में बैठकर अभ्यास कर रहे थे। इसके विपरीत अधिकांश अनुभवी योद्धा या तो आंखें बंद किए हुए थे या आने वाले युद्ध की तैयारी में शांति से अपने हथियारों को चमका रहे थे। पिछले 1 दिन और 2 रातों के दौरान ट्रेन रास्ते में पड़ने वाले कुछ छोटे स्टेशनों पर केवल 3 बार रुकी, ताकि कोयला और पानी भरा जा सके, हर बार 1 घंटे के लिए। कड़े अनुशासन के चलते कोई भी सैनिक या सैन्य अधिकारी डिब्बों से आधा कदम भी बाहर नहीं निकला। आम सैनिकों से भरी गाड़ियां धुएं से लबालब थीं, जबकि सैन्य अधिकारियों वाली गाड़ी इतनी शांत थी कि वे हवा भी नहीं निकाल पा रहे थे। इस स्थिति में झांकटाई सोने के कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया। खाना खाने के अलावा वह बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला। जाग जाओ सेकंड लेफ्टिनेंट झांकटाई, हम कलूरा पहुंच गए हैं। मीठी नींद में डूबे झांकटाई को ऊपर खड़े एक लेफ्टिनेंट ने झटक कर जगा दिया। आंखें खोलते ही उन्होंने देखा कि ट्रेन रुक चुकी थी। बाहर शोरगुल था। खिड़की से बाहर झांकटाई ने देखा कि सुबह होने ही वाली थी।
पूरा स्टेशन गहरे लाल रंग की सैन्य वर्दी पहने लोगों और सैन्य सामानों के ढेर से भरा हुआ था। झांग टाई तुरंत उठा और अपने कपड़े और जूते पहने। थोड़ा संवरने के बाद वह कैंटीन के डिब्बे में आया, जो अब आयरन ब्लड कैंप का अस्थायी सम्मेलन कक्ष था। जब झांग टाई कैंटीन में आया तो आयरन ब्लड कैंप का न होने वाला एक प्रथम लेफ्टिनेंट रैंक का सैन्य अधिकारी अगली गाड़ी से जल्दी से निकल रहा था। अगले ही मिनट में जब आयरन ब्लड कैंप कलूरा पहुंचा तो कैंटीन की गाड़ी में पहला सैन्य सम्मेलन आयोजित किया गया। दीवार पर कलूरा क्षेत्र का नक्शा टंगा हुआ था। नक्शे के केंद्र में एक शहर था जिसके दक्षिण और उत्तर में स्पष्ट नीले या लाल निशान बने हुए थे। लाल और नीले निशानों के बीच एक विशाल धूसर क्षेत्र था जो कलूरा को घेरे हुए था। मेजर गुडेरियन ने हाथ में कलम पकड़े हुए कलूरा के आसपास के क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का संक्षिप्त विवरण दिया। अब हमारी सेना और ब्रिलियंट फेदर्स दोनों कलूर से 50 किलोमीटर दूर स्थित विशाल क्षेत्र में एकत्रित हो रहे हैं। शहर तटस्थ बना हुआ है। इसके दक्षिण में यानी मानचित्र पर नीले क्षेत्र में ब्रिलियंट फेदर्स हैं, जबकि उत्तर की ओर यानी मानचित्र पर लाल क्षेत्र में हमारी आयरन हॉर्न सेना है। हमारा स्टेशन कलूर से 87 किलोमीटर दूर है। हम यहाँ हैं। मेजर गुडेरियन ने अपने कमांड पेन से मानचित्र पर लाल क्षेत्र की सीमा पर स्थित कारिक नामक एक कस्बे की ओर इशारा किया। मानचित्र पर कलूर के चारों ओर का ये संकरा धूसर क्षेत्र 75 किलोमीटर लंबा और 124 किलोमीटर चौड़ा है। ये कलूर का पहाड़ी इलाका है और यहीं पर हमारी सेनाओं और ब्रिलियंट फेदर्स के बीच सबसे भीषण लड़ाई होती है। अब दोनों पक्षों की कई सेनाएं इस क्षेत्र में तैनात हैं। यहाँ हर दिन मुठभेड़ होती है। अभी अभी मुझे डिवीजन के मुख्यालय से आदेश मिला है कि हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचकर इस क्षेत्र पर कब्जा करना है। इससे पहले हमारी एक और बटालियन वहां थी, लेकिन कल रात से पहले इस टुकड़ी का अपने वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क टूट गया था। आमतौर पर इसका मतलब ये होता है कि उस बटालियन के सभी साथी लापता हो गए हैं। इसके बाद गुडेरियन ने कैरिक से लेकर धूसर क्षेत्र में स्थित सोलानेट नामक स्थान तक एक सीधी रेखा खींची। चूंकि वे सभी उस रेखा को समझ सकते थे, इसलिए उन्हें पता था कि सोलानेट एक अर्ध पहाड़ी पर बसा हुआ शहर था। इसके बाद गुडेरियन ने अपने कमांड पेन का उपयोग करके मानचित्र पर रेखाएं और वृत्त खींचे और दूसरों को बताया कि आगे क्या करना है। हमारा पहला काम इस क्षेत्र को फिर से अपने कब्जे में लेना है। इसके अलावा हमें कम से कम 100 वर्ग किलोमीटर में फैले इस चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में 2 सप्ताह तक लगातार आगे बढ़ते रहना होगा और 3 दुश्मन ठिकानों को नष्ट करना होगा। अगले 2 सप्ताहों में हम इस क्षेत्र में सन राजवंश की सेनाओं पर सबसे बड़ा हमला करेंगे। इस कार्य में हम केवल अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं और हमें कोई सहायता नहीं मिलेगी। 14 दिन बाद हम मरम्मत के लिए कालू के पास स्थित आयरन हॉर्न सेना के नंबर 4 फाइटिंग कैसल में वापस जा सकते हैं। कोई प्रश्न? सभी ने सिर हिलाया, सिवाय झांग टाई के, जिसका दिल जोर से धड़क रहा था क्योंकि यह उसका पहला युद्ध था। अप्रत्याशित रूप से कलूरा पहुंचते ही एक घूंट पानी भी पिए बिना उन्हें एक कार्य सौंप दिया गया, जिससे उन्हें जरा भी आराम करने का समय नहीं मिला। ठीक है, युद्ध के नक्शे हर कंपनी को पहुंचा दिए जाएंगे। अगर कोई समस्या नहीं हुई तो आपके पास तैयारी के लिए 5 मिनट है। उसके बाद हमें ट्रेन से उतरकर टीमों को इकट्ठा करना चाहिए और रवाना होना चाहिए। इसके बाद सभी सैन्य अधिकारी अचानक खड़े हो गए और अपने अपने कबीलों को कार्य सौंपने के लिए चले गए। अगले 5 मिनट में झांग टाई ने पहली बार नॉर्मन साम्राज्य द्वारा निर्मित शार्प एरो टाइप बी लेफ्टिनेंट लाइट आर्मर पहना। इसकी मिश्र धातु की चादरें उसके शरीर के अधिकांश प्रमुख क्षेत्रों को ढक सकती थीं। इस कवच को पहनने और अन्य सैन्य अधिकारियों के समान उपकरण और रसद लेने के अलावा झांग टाई अपने 700 किलोग्राम से अधिक वजन का भाले का एक डिब्बा भी लाया था और उसने अपने हाथ में वह पुरुष प्रमाण पत्र पकड़ रखा था। न केवल सैन्य अधिकारियों ने बल्कि आम सैनिकों ने भी 5 मिनट के भीतर युद्ध पूर्व की सभी तैयारियां पूरी कर ली थीं। युद्धकाल आयरन ब्लड कैंप की उच्च कार्यकुशलता प्रदर्शित करने का सही समय था। आदेश मिलते ही ट्रेन का दरवाजा खोलकर कूदने वाले पहले सैनिक से लेकर आयरन ब्लड कैंप के लगभग 1000 सदस्यों तक सभी चुपचाप रेलवे स्टेशन पर टीमों में इकट्ठा हो गए। ये सब 2 मिनट में पूरा हो गया। इस समय युद्ध अभियान से पहले एकत्रित हुआ लौह रक्त शिविर एक भयंकर जानवर की तरह था जिसने अंततः अपना घातक स्वरूप प्रकट कर दिया था। सभी ने अपने हथियार पकड़े हुए थे और कवच पहने हुए थे। वे सब शांत थे जबकि उनके शरीरों में एक तीव्र घातक ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। आयरन ब्लड कैंप, ये रहा हमारा आयरन ब्लड कैंप। जब आयरन ब्लड कैंप स्टेशन में इकट्ठा हो रहा था तो स्टेशन में मौजूद नॉर्मन साम्राज्य के सैनिक और सैन्य अधिकारी इस एकत्रित हो रही भयंकर सेना को देखकर आश्चर्यचकित होने से खुद को रोक नहीं पाए। कौन सा विभाग? मैंने सुना है कि यह 39वीं डिवीजन का आयरन ब्लड कैंप है। अरे, क्या ये वही आयरन ब्लड कैंप है जिसका नेतृत्व वह पागल रेनहॉट कर रहा है? किसी ने हैरानी से कहा। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। आयरन ब्लड कैंप उन कमीनों को जरूर करारा सबक सिखाएगा। कोई उत्साहित हो गया। चर्चाओं को सुनकर झांग टाई को पता चला कि बॉस रेनहॉट पूरी आयरन हॉर्न सेना में काफी प्रसिद्ध थे। वो भयानक चीज पकड़े हुए और भारी भालों का ढेर धोते हुए कौन है? मुझे नहीं पता, लेकिन वह बहुत तेज लगता है। झांग टाई ने कभी सोचा भी नहीं था कि सैनिकों के बीच खड़े रहने मात्र से ही वह इतने लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेगा। हालांकि चूंकि यह युद्ध में उसकी पहली भागीदारी थी, इसलिए झांग टाई अंदर ही अंदर घबराया हुआ था। उसे दिखावा करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। चला जाना। बॉस रेनहॉट की दहाड़ के तुरंत बाद आयरन ब्लड कैंप के सभी भाई हरकत में आ गए और स्टेशन से बाहर निकल गए। स्टेशन से निकलते ही झांग टाई को समझ आ गया कि उन्हें सोलानेट की ओर पैदल जाने का आदेश क्यों दिया गया था। जिस सीमावर्ती कस्बे में वे ट्रेन से उतरे वहां लगभग आधी इमारतें युद्ध में नष्ट हो चुकी थीं। टूटी हुई टाइलें और दीवारें हर जगह दिखाई दे रही थीं। इमारतें जलकर राख हो गई थीं और सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थीं।
परिणामस्वरूप मैदानी और सामूहिक हमलों में ही अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकने वाले शक्तिशाली बख्तरबंद वाहन कलूरक क्षेत्र के आसपास के पहाड़ी इलाकों में बेकार हो गए। पूरा शहर नॉमन साम्राज्य की गहरे लाल रंग की सैन्य वर्दी पहने सैनिकों से भरा हुआ था। रेलवे स्टेशन से बाहर निकले आयरन ब्लड कैंप के लगभग 1000 लोगों के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। रेलवे स्टेशन से निकलते ही आयरन ब्लड कैंप की टुकड़ी कुछ ही मिनटों में शहर से बाहर निकलकर जंगल में प्रवेश कर गई। सोलनेट यहां से कम 25 किलोमीटर दूर था। अब जाकर झांग टाई को एहसास हुआ कि इस भारी तलवार को अपना मुख्य युद्ध हथियार बनाना बहुत बड़ी मूर्खता थी। उस भारी तलवार के साथ साथ उसकी पीठ पर भाले का डिब्बा और कुछ अन्य उपकरण मिलाकर झांग टाई आधा टन का भार ढो रहा था, और यह सब उसे युद्ध में भाग लेने से पहले 25 किलोमीटर दौड़ते हुए ढोना था। भले ही झांग टाई में 9 भेड़ियों जितनी ताकत थी, फिर भी इतनी मेहनत से वह थोड़ा थक गया था। आखिर बोझ उठाना जंगली भेड़ियों की खासियत नहीं होती। हालांकि इस समय झांग टाई को इसे सहने के लिए अपने दांत भींचने पड़े और खुद के लिए साहस जुटाना पड़ा। पर्वतीय क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही लोहे के सींग वाले जानवरों पर सवार घुड़सवारों का एक दल पीछे से निकला और बटालियन कमांडर रेनहॉर्डर को, जो दल के सबसे आगे थे, एक धातु का सिलेंडर दिया जिसमें एक आदेश था। इसके बाद घुड़सवार दल तेजी से आगे बढ़ गया। हमारे जासूस भाइयों की रिपोर्ट के अनुसार सन राजवंश के उन कमीनों ने सोलानेट में हमारे बटालियन के सभी भाइयों के सिर काट दिए और उन्हें एक अनाज भंडार के फर्श पर ढेर कर दिया। घायलों और शरणार्थियों समेत कोई भी जीवित नहीं बचा। डिवीजन मुख्यालय के नवीनतम आदेश के अनुसार और आयरन ब्लड कैंप को दिए गए नवीनतम कार्य के अनुसार हम सोलानेट पर कब्जा करने वाले सन राजवंश के सभी कमीनों को मार डालेंगे। उनमें से किसी को भी भागने नहीं देना। बटालियन कमांडर रेनहॉर्डर ने हत्या के जोश से गुर्राते हुए कहा, उन सबको मार दो, उन सबको मार दो। आयरन ब्लड कैंप में सभी का खून खौल उठा। ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल। ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल। 207 पहला युद्ध। अध्याय 207 पहला युद्ध। अनुवादक नोबेल ही। सोलानेट पर कब्जा करना और सोलानेट में सन राजवंश के सभी सैनिकों को मार गिराना दो बिल्कुल अलग अलग तरह के कार्य थे। सेना के निर्णयकर्ताओं की नजर में इस बात का कोई संदेह नहीं था कि 39वीं डिवीजन का आयरन ब्लड कैंप इस कार्य को पूरा कर पाएगा या नहीं, या इसे हासिल करने के लिए उसे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। सोलानेट में सन राजवंश की सेना द्वारा लॉ सीन सेना की एक पूरी बटालियन को मार डाला गया, उनके सिर काट दिए गए और पास के एक अन्न भंडार के फर्श पर ढेर कर दिए गए। इसलिए लॉ सीन सेना को भी इस क्षेत्र पर कब्जा करने वाले सन राजवंश के सभी सैनिकों के सिर काटने पड़े और उन्हें एक अन्न भंडार के फर्श पर ढेर करना पड़ा। ये बात सीधी सादी थी, चाहे कितने भी लोगों की बलि देनी पड़े, उन्हें ये काम पूरा करना ही था। सामान्यतः नॉमन साम्राज्य और सन राजवंश के शासक कलूरक क्षेत्र में आपस में संघर्ष करते रहते थे, जिसका प्रमाण कर्नलों के बीच संघर्ष और अनेक सैनिकों के बीच हुई भीषण लड़ाइयों से मिलता है। यह पहली बार था कि लॉ सीन सेना की बटालियन के सभी सैनिक युद्ध क्षेत्र में सन राजवंश द्वारा मारे गए थे। इस तैनाती को अंजाम देने के लिए सन राजवंश को घेरने और हमला करने के लिए जितने सैनिकों का इस्तेमाल करना पड़ा होगा, उनकी संख्या लॉ सीन सेना की ताकत की तुलना में कम से कम दोगुनी रही होगी। इस समय कालुर क्षेत्र में नॉमन साम्राज्य की तुलना में सूर्य राजवंश के सैनिकों की अधिक संख्या का लाभ स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। चाहे दो बटालियनों के बीच मामूली झड़प ही क्यों न हो, अधिक सैनिकों वाली टुकड़ी आसानी से थोड़ी सी बढ़त हासिल कर सकती थी और पहल कर सकती थी। सोलानेट में जो कुछ हुआ वह कालुर क्षेत्र में नॉमन साम्राज्य के सामने आने वाली समस्या का मात्र एक उदाहरण था। इसलिए आयरन ब्लड कैंप को ब्रिलियंट फेदर्स के सैनिकों को बुरी तरह हराना पड़ा। इस तरह उन्हें पूरी टुकड़ी का मनोबल बढ़ाना था। क्योंकि विनाश कब्जे से बिल्कुल अलग था, इसलिए युद्ध योजना में भी बदलाव करना पड़ा। मेजर गुडेरियन ने आयरन ब्लड कैंप को सोलानेट के उत्तर के बजाय दक्षिण से हमला करने का निर्णय लिया। एक चक्कर लगाने के बाद आयरन ब्लड कैंप अपने दुश्मन के पीछे से हमला करेगा ताकि सोलानेट पर कब्जा करने वाले सूर्य राजवंश के उन बदमाशों के भागने का रास्ता बंद हो जाए। ये रणनीति सरल, कठोर और निर्णायक थी। दक्षिण से हो रहे हमले का सामना करते हुए सोलानेट में स्थित सन राजवंश की सेना के पास आयरन ब्लडी कैंप से जान लगाकर लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। उनके लिए उत्तर की ओर भागने का कोई अवसर नहीं था। भौगोलिक स्थिति के कारण पूर्व और पश्चिम की ओर भागना भी उनके लिए अत्यंत कठिन होता। हालांकि अगर यह रणनीति अपनाई जाती तो आयरन ब्लड कैंप को भी एक बड़ा खतरा होता। सोलानेट में सन डायनेस्टी की सेनाओं के साथ गतिरोध की स्थिति में पहुंचने पर अगर वे उन सैनिकों को एक साथ नहीं मार पाते, तो अगर एक और दुश्मन सेना पीछे से आ जाती, तो आयरन ब्लड कैंप चारों ओर से घिर जाता और निष्क्रिय रूप से प्रतिक्रिया करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। बेशक सोलानेट के दक्षिण में आयरन ब्लड कैंप का प्रकट होना दुश्मन को चौंका देगा, हालांकि साथ ही साथ आयरन ब्लड कैंप खुद को घेराबंदी के घेरे में डाल देगा, जिसे दुश्मन आसानी से बंद कर सकता है। ये योजना थोड़ी अटपटी लग रही थी क्योंकि बहुत कम कमांडर दुश्मन की घेराबंदी में कूदकर लड़ने को तैयार होते, लेकिन बटालियन कमांडर रेनहॉर्डर उन कुछ साहसी कमांडरों में से एक थे। मेजर गुडेरियन के प्रस्ताव रखते ही रेनहॉर्डर ने बिना किसी झिझक के इसे तुरंत स्वीकार कर लिया। क्योंकि उन्हें एक चक्कर लगाना पड़ा, इसलिए जब आयरन ब्लड कैंप अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचा, तब तक वे पहाड़ी सड़क पर 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुके थे। अंततः जब भोर में सूर्य की पहली किरण सोलानेट पर पड़ी, तो आयरन ब्लड कैंप के लगभग 1000 सदस्य सोलानेट के उत्तर में एक पहाड़ी ढलान के पास एक स्थान पर पहुंच चुके थे और चुपचाप वहां छिपे हुए थे। ये स्थान सोलानेट से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर था। 30 किलोमीटर से अधिक की तीव्र यात्रा करने के बाद आयरन ब्लड कैंप चुपचाप सोलानेट के प्रवेश द्वार पर घात लगाकर बैठ गया। वे एक एल्म के जंगल में छिप गए। हालांकि उनके साथ 1000 से अधिक लोग थे, फिर भी उन्होंने जरा भी शोर नहीं मचाया। सभी लोग जमीन पर आधे उखड़ू बैठे आराम कर रहे थे, पानी पी रहे थे और खाना खा रहे थे, ताकि जल्द से जल्द शारीरिक शक्ति प्राप्त कर सकें।
उनके पास अपनी शारीरिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए 20 मिनट का समय था। आखिरकार चैन की सांस लेते हुए झांग टाई ने अपने कोट के अंदर से कुछ सूखा मांस निकाला और उसे जल्दी जल्दी खाने लगा। इसी बीच वह आंखें फाड़कर पहाड़ी पर बसे छोटे से गांव सोलानेट को घूर रहा था। इस समय उस गांव से भारी धुएं के कई गुबार उठे, मानो रात भर जलकर राख हो चुकी कई इमारतें अब अंतिम सांसें ले रही हों। सोलानेट पर कब्जा करने के बाद सन राजवंश के उन नीच लोगों ने शाम को होने वाले हमले से बचने के लिए गांव के कई घरों को जला दिया था, इसलिए वे घर रात भर जलते रहे, मानो कई विशाल मशालें जल रही हों। तब तक सोलानेट में कोई स्थानीय निवासी नहीं बचा था। दोनों पक्षों की सेनाओं के आमने सामने आने से पहले ही कलूरा के आसपास रहने वाले लोग हर दिशा में भाग गए थे, चाहे कलूरा की ओर, दक्षिण की ओर या उत्तर की ओर। कोई भी दोनों सेनाओं के बीच नहीं रहना चाहता था। कहा जाता है कि कलूर में पहले ही लाखों शरणार्थी जमा हो चुके थे। छोटा सा गांव ब्रिलियंट फेदर्स के उन सैनिकों से भरा हुआ था जिन्होंने नीली वर्दी पहन रखी थी। उनमें से कई दूर नदी किनारे अपने चेहरे धो रहे थे, जिससे लग रहा था मानो वे अभी अभी सोकर उठे हों। हालांकि झांग टाई को युद्ध का कोई अनुभव नहीं था, फिर भी वह अनुमान लगा सकता था कि सोलानेट में ब्रिलियंट फेदर्स के लगभग 2500300 सैनिक थे। गांव तक जाने वाली केवल एक ही मुख्य सड़क थी, इसलिए हमले की योजना भी बहुत सरल हो गई। आयरन ब्लड कैंप को बस मुख्य सड़क से गांव में घुसना था और रास्ते में नीली वर्दी पहने सभी सैनिकों को मार गिराना था। इस रणनीति की कुंजी गति थी। उन्हें सूर्य राजवंश की सेनाओं को इकट्ठा होने का पर्याप्त समय नहीं देना था। सूखे मांस के 2 टुकड़े खाने और 2 घूंट पानी पीने के बाद झांग टाई ने 5 मिनट आराम किया। उसे महसूस हुआ कि उसकी शारीरिक शक्ति धीरे धीरे वापस आ रही है। उन सभी ने ज्यादा खाना नहीं खाया, क्योंकि अगर वे ज्यादा खाते तो आगामी लड़ाई पर इसका असर पड़ता। आधा टन के उपकरण के साथ तेज गति से चलना झांग टाई की शारीरिक शक्ति की भी पूरी परीक्षा थी। अगर 10 किलोमीटर और होते तो झांग टाई जानता था कि वह सचमुच इसे सहन नहीं कर पाएगा। आधा टन के उपकरण के साथ तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। शुक्र है सोलानेट नजर आ रही थी और झांग टाई ने राहत की सांस ली। हालांकि यह पुरुष प्रमाण पत्र खुद को दिखाने का उसका सबसे बड़ा हथियार था, लेकिन युद्ध के मैदान में झांग टाई को ऐसा लगता था जैसे उसने अपने चारों ओर एक कवच बना लिया हो। 2 सप्ताह बाद जब आयरन ब्लड कैंप में रसद की आपूर्ति होने वाली थी, तो उसने अपने मुख्य युद्धक हथियार को बदलने पर विचार किया। यदि उसे भागना पड़े या लंबी दूरी का छापा मारना पड़े तो यह भारी तलवार उस पर बहुत बोझ डालेगी। झांग टाई ने मन ही मन एक फैसला लिया। उसे लगा कि ट्रेन से उतरने के बाद उसने यही पहला नियम समझा है, मोटा दिखने की कोशिश में अपने चेहरे पर तब तक थप्पड़ मत मारो जब तक वो फूल न जाए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। झांग टाई को जब अंदर ही अंदर इस बात का एहसास हुआ, उसके 2 मिनट से भी कम समय में ही उसने दूसरा नियम सीख लिया, कोई भी तब तक इंतजार नहीं करेगा जब तक आप अच्छी तरह से तैयारी न कर ले। हमले से पहले आराम करने के लिए 20 मिनट का समय दिया गया था। हालांकि आराम शुरू करने के 10 मिनट से भी कम समय में सैनिकों का एक दल गांव से निकलकर उस इलाके की ओर दौड़ पड़ा जहां आयरन ब्लड कैंप छिपा हुआ था। लगभग 50-600 लोग उनकी ओर बढ़ रहे थे। जाहिर है उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें आयरन ब्लड कैंप का पता चल गया था, बल्कि इसलिए किया क्योंकि वे सोलानेट छोड़ने के लिए तैयार थे। जब झांग टाई को लगा कि रेनहॉर्डेट इन सैनिकों को जाने देगा, कहीं ऐसा ना हो कि इससे सन राजवंश की विशाल सेना के सामने उनका शिविर उजागर हो जाए, तो रेनहॉर्डेट ने अपना आदेश दिया, युद्ध की तैयारी करो, उन सभी को मार डालो। क्योंकि डिवीजन के मुख्यालय का आदेश था कि सोलानेट पर कब्जा करने वाले सूर्य राजवंश के सभी नाजायज बच्चों को मार डाला जाए, इसलिए बटालियन कमांडर रेनहॉर्डेट ने उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं जाने देने की योजना बनाई थी। आदेश मिलने के बाद हल्के धनुषों से लैस दोनों कंपनियों के साथी चुपचाप अपने तीर तैयार करके और सैनिकों और घोड़ों की टीम पर पैनी निगाह रखते हुए पहाड़ी रास्ते के दोनों ओर चले गए। क्योंकि यह झांग टाई की पहली लड़ाई थी, इसलिए वह थोड़ा घबरा गया और उसने 2 बार जबरदस्ती अपनी लारनी ली। इसी समय एक शक्तिशाली हाथ झांग टाई के कंधे पर पड़ा। उसने मुड़कर देखा तो फ्रियो उसके पीछे आधा बैठा हुआ था। जब लड़ाई शुरू होगी तो तीसरी प्लाटून के सभी भाई तुम्हारे पीछे आएंगे और तुम बस मेरे पीछे आना। डरना मत। झांग टाई ने सिर हिलाया। सैनिकों और घोड़ों की टीम लगातार आगे बढ़ती रही और झांग टाई से उनके बीच की 1 किलोमीटर की दूरी को तेजी से कम करती चली गई। वे सचमुच ब्रिलियंट फेदर्स के सैनिकों की एक टुकड़ी थे। सबसे आगे घुड़सवार सेना थी, जिनके हाथों में पंखों जैसे झंडे थे। उनके पीछे कवचधारी सैनिक हथियार लिए हुए थे। प्रत्येक पंक्ति में 4 लोग थे। अंत में घुड़सवारों का एक और दल था, जो आगे वालों जैसा ही था, लेकिन इन्होंने अपेक्षाकृत अधिक चमकीला कवच पहन रखा था। वे इस टुकड़ी के सैन्य अधिकारियों जैसे दिख रहे थे। सन राजवंश की सेना में 300 सैनिकों की एक इकाई होती थी, जबकि नॉर्मन साम्राज्य की सेना में 5 सैनिकों की एक इकाई होती थी। दोनों सेनाएं कई मायनों में भिन्न थीं। 500-600 सैनिक और घोड़े शायद ब्रिलियंट फेदर्स की एक बटालियन के बराबर थे। सैनिकों के दल ने कल्पना भी नहीं की थी कि सोलानेट से निकलने के कुछ ही समय बाद उन पर घात लगाकर हमला किया जाएगा। सड़क के दोनों ओर स्थित एल्म के जंगल से जब तीर कमान दागे गए तो पल भर में आधे सैनिक घायल हो गए, जिससे चारों ओर चीख पुकार मच गई। उन सबको मार दो। बटालियन कमांडर रेनहॉर्डेट एक भयंकर बाघ की तरह एल्म के जंगल से सबसे पहले बाहर निकले। उन्होंने एक मुट्ठी से ही एक घुड़सवार सैनिक को, जो अपने बेकाबू घोड़े के कारण लड़खड़ा गया था, टुकड़े टुकड़े कर दिया और हवा में उछाल दिया, जिससे सन राजवंश के कई सैनिक जमीन पर गिर पड़े। आयरन ब्लड कैंप के सैनिक भयंकर बाघों की तरह एल्म के जंगल से बाहर कूद पड़े और पलक झपकते ही 500-600 लोगों की टीम को कई हिस्सों में काट दिया। प्रथम लेफ्टिनेंट फ्रेयो के मुख्य युद्धक हथियार 2 विशालकाय दोधारी कुल्हाड़ियां थी, जो पहियों जैसी दिखती थीं।
जब वह बलवान, कठोर और गंजा व्यक्ति अपनी विशाल कुल्हाड़ियों को घुमाता था तो वह एक ऐसे मानव चालित मांस पीसने वाले यंत्र की तरह दिखता था जो सूर्य राजवंश के सभी सैनिकों को छूते ही पीस डालेगा। पलक झपकते ही फर्स्ट लेफ्टिनेंट फ्रेओ ने झांग टाई के सामने 10 मीटर से अधिक लंबा खूनी रास्ता बना दिया था। ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल। ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल। 208 लड़ाई। अध्याय 208 लड़ाई। अनुवादक नोबेल ही। ऐसे हमले में जहां झांग टाई के पास संख्यात्मक रूप से पूर्ण लाभ था और उसे एक ऐसी टीम का सामना करना पड़ रहा था जिसकी युद्ध शक्ति पहले हमले में 1/3 कम हो गई थी। जब झांग टाई अपने भाइयों के साथ एल्म के जंगल से बाहर निकला तो किसी को मारने से पहले ही युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था। यह कोई लड़ाई नहीं थी, यह तो एक नरसंहार जैसा था। यहाँ हो रही घटनाओं को भांपते हुए सोलानेट में तैनात सन राजवंश की सेना ने तुरंत युद्ध की घोषणा कर दी। इसके तुरंत बाद पूरे सोलानेट में हलचल मच गई। मार डालो, आयरन ब्लड कैंप के कुछ सैनिकों को जोर जोर से चिल्लाते हुए सुनकर झांग टाई ने मुड़कर दूर देखा। तभी उसकी नजर टुकड़ी के अंत में 2 सैन्य अधिकारियों पर पड़ी। अपनी बुरी स्थिति को भांपते हुए दोनों सैन्य अधिकारी अपने घोड़ों को जोर से चाबुक मारकर सोलानेट की ओर भागने लगे। आयरन ब्लड कैंप के कुछ सैनिक उनका पीछा कर रहे थे, हालांकि उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। कुछ सैनिकों ने तो अपने हल्के धनुष उठाकर उन पर तीर भी चलाए, लेकिन तीर उनकी पीठ पर लगे स्टील के कवच से टकराकर डिंग डिंग की आवाज के साथ जमीन पर गिर गए। घोड़ों ने भी कवच पहन रखा था, इसलिए अधिक दूरी के कारण हल्के तीर उन्हें घायल भी नहीं कर सके। पलक झपकते ही सन राजवंश के दोनों सैन्य अधिकारी बाकी सभी से 100 कदम आगे निकल गए। यहां तक कि बटालियन कमांडर रेनहॉर्ड भी उनसे मुकाबला नहीं कर पाए। जब सभी को लगा कि दोनों मछलियां आखिरकार बच निकलेंगी, तब झांग टाई ने अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया। जब से वह आयरन ब्लड कैंप में शामिल हुआ था, तब से लेकर अब तक सभी सदस्यों के लिए यह पहली बार था कि वे इस महान द्वितीय लेफ्टिनेंट मम्मी द्वारा किए गए हमले को देख रहे थे। भले की एक परछाई सबकी आंखों के सामने से गुजरी। लगभग उसी समय 100 कदम दूर खड़े सन राजवंश के एक सैन्य अधिकारी ने चीख मारी। मोटे स्टील के कवच पहने होने के बावजूद भी भारी भला उनके शरीर को भेद गया। परिणाम स्वरूप वे तुरंत घोड़े से गिर पड़े। उसकी तीखी चीख सुनकर उसके सामने खड़ा दूसरा आदमी चौंक गया। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा और आसमान से एक और भला उसकी ओर आ गिरा। बिना कराहे ही झांग टाई के उस भाले ने उसके पूरे शरीर को भेद दिया और वह घोड़े से गिर पड़ा। हाँ, आयरन ब्लड कैंप के सभी सैनिकों ने जोरदार जयकार की, जिससे मनोबल एक बार फिर से बढ़ गया। उन सबको मार दो। एक गुर्राहट के बाद सभी लोग दौड़कर सोलानेट की ओर भागे, जो कि 0.5 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित था। पहली बार युद्ध क्षेत्र में वीरतापूर्ण कार्य करने के बाद झांग टाई का खून खौल उठा। बटालियन कमांडर रेनहॉर्ड और अन्य सैन्य अधिकारियों को सैनिकों के मोर्चे पर दौड़ते देख झांग टाई ने भी हिम्मत जुटाई। सबको मार डालो चिल्लाते हुए उसने अपनी लगभग 300 किलो की युद्ध तलवार निकाली, जबकि उसकी पीठ पर 2 भले गायब थे, और शिविर के बाकी सैनिकों के साथ सोलानेट की ओर दौड़ पड़ा। ब्रिलियंट फेदर्स की सैन्य टुकड़ियों ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी। जैसे ही आयरन ब्लड कैंप के 1000 से अधिक लोग और घोड़े गांव में घुसे, गांव के अंदर पहले से ही 1000 से अधिक लोग एकत्रित थे। विरोधी सेनापति ने भी लगभग 1000 लोगों को बाहर निकलने का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य आयरन ब्लड कैंप के साथ भीषण संघर्ष करना था। इस समय केवल एकत्रित सैनिक ही अपनी सबसे बड़ी युद्ध शक्ति का उपयोग कर सकते थे। चूंकि विरोधी सेनापति भी इस सिद्धांत को जानता था, इसलिए जैसे ही आयरन ब्लड कैंप के सैनिक अंदर घुसे, उसने आयरन ब्लड कैंप के सैनिकों और घोड़ों की संख्या स्पष्ट रूप से देख ली। ये संख्या कल नष्ट किए गए सैनिकों की संख्या से थोड़ी अधिक थी। लेकिन जिस क्षण वह इस गांव में ब्रिलियंट फेदर्स की सेना को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाता, वह नॉर्मन साम्राज्य से संख्या में कहीं अधिक हो जाता। भले ही उसके पक्ष पर हमला हो जाए, विरोधी सेनापति को अंत में मुस्कुराने का पूरा भरोसा रहता। जब दोनों टुकड़ियां आपस में टकराने ही वाली थीं, तब बटालियन कमांडर रेनहॉर्ड के पीछे विशाल और खून से लथपथ युद्ध की टोटेम को देखकर विरोधी कमांडर का आत्मविश्वास घबराहट में बदल गया। यह पहली बार था जब झांग टाई ने रेनहॉर्ड के युद्ध ऊर्जा प्रतीक को देखा था। यह एक खूनी अजगर था जो चारों ओर नरक जैसी ज्वालाएं फैला रहा था। सामान्यतः जब कोई व्यक्ति लेवल 6 में प्रवेश करके योद्धा बन जाता था, तो उसकी व्यक्तिगत युद्ध शक्ति और स्तर का पता केवल उसके युद्ध ऊर्जा प्रतीक से ही लगाया जा सकता था। लेवल 6 के योद्धाओं के पास एक काली मकड़ी, लेवल 7 के योद्धाओं के पास एक कनखजुरा, लेवल 8 के योद्धाओं के पास एक अजगर, जबकि लेवल 9 के योद्धाओं के पास एक खूनी बिच्छू होता था। ये युद्ध ऊर्जा प्रतीक मानव जगत में योद्धाओं की युद्ध शक्ति और स्तर के प्रतीक थे। झांग टाई ने कई बार युद्ध ऊर्जा के प्रतीक देखे थे। सबसे पहले उन्होंने इसे कैप्टन केरलिन के शरीर पर देखा था। हाल ही में उन्होंने ग्लेज के मृत पिता का युद्ध ऊर्जा प्रतीक भी देखा था। हालांकि दोनों प्रतीकों के पैटर्न अलग अलग थे, लेकिन उनका रंग एक ही था, काला। ब्लैक हॉट सिटी में झांग टाई ने किसी अन्य रंग का युद्ध ऊर्जा प्रतीक नहीं देखा था। ऐसा तब तक था जब तक उन्होंने रेनहॉर्ड का प्रतीक नहीं देखा। रेनहॉर्ड का युद्ध ऊर्जा प्रतीक न केवल खून की तरह ताजा था, बल्कि देखने में भी बेहद प्रभावशाली था। इसके अलावा वह विशालकाय अजगर चारों दिशाओं में आग फैला रहा था। ये लौह रक्त युद्ध ऊर्जा का सबसे प्रत्यक्ष प्रकटीकरण था। टोटेम का सामान्य युद्ध ऊर्जा के काले रंग से लाल रंग में परिवर्तित होने के अलावा पूरा टोटेम नरक की ज्वालाओं की तरह लपटे फैला रहा था। ये निस्संदेह लौह रक्त युद्ध ऊर्जा का विशिष्ट प्रतीक था। आयरन ब्लड बैटलची का गठन करने वाले व्यक्ति के नेतृत्व में लगभग 1000 लोगों की एक टुकड़ी निश्चित रूप से नॉर्मन साम्राज्य के डिवीजन की विशिष्ट टुकड़ी थी। अंततः विरोधी सेनापति को समझ आ गया कि उसका सामना किससे है। उसने तुरंत जवाबी कार्रवाई भी की। इसलिए जब रेनहॉर्ड ने अपने ज्वलंत लौह रक्त युद्ध ऊर्जा टोटेम को प्रकट किया, तो लगभग उसी समय एक विशाल और बर्फीले नीले रंग का रक्तमय बिच्छू युद्ध ऊर्जा टोटेम भी प्रकट हुआ, जो
कि एक सामान्य युद्ध ऊर्जा नहीं थी। इसके तुरंत बाद पीछे से बड़ी संख्या में युद्ध ऊर्जा के प्रतीक उभर आए, बड़े और छोटे। वे सभी काले या भूरे रंग के थे, इसलिए पूरे युद्ध क्षेत्र में सबसे आकर्षक युद्ध ऊर्जा के प्रतीक वे रक्तरंजित अजगर और वे विशाल बर्फीले नीले रंग के रक्तरंजित बिच्छू थे। सन राजवंश की सेना में नॉर्मन साम्राज्य की सेना की तुलना में कुछ अधिक टोटेम थे। उस विशाल बर्फीले नीले बिच्छू को देखकर रेनहोडेट को शायद समझ आ गया कि नॉर्मन साम्राज्य की वह बटालियन दुश्मनों के हाथों क्यों नष्ट हो गई थी। बर्फीले नीले युद्ध ऊर्जा के प्रतीक सूर्य वंश के उन दुष्टों द्वारा निर्मित आकाश युद्ध ऊर्जा का परिणाम थे जो उनके देश की सर्वश्रेष्ठ युद्ध ऊर्जा थी। इसलिए सूर्य वंश के प्रतिभाशाली योद्धाओं का नेता भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। बर्फीले नीले रंग का खूनी बिच्छू और दहाड़ता हुआ अजगर तुरंत अपनी गति बढ़ाकर अपने सैनिकों से अलग हो गए। इससे पहले कि उनके बाकी सैनिक आपस में टकराते, वे पहले एक भयंकर टक्कर मार बैठे। बूम! दोनों के मिलने के स्थान से एक विशाल दरार तेजी से फैल गई, मानो ट्रेनें अपनी अधिकतम गति पर पहुंचने के बाद एक दूसरे से टकरा रही हो, जिससे उनके पैरों के नीचे घास के मैदान पर 2 मीटर से अधिक व्यास का एक बड़ा गड्ढा बन गया। उसी समय झांग टाई को अपने ऊपर से एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने अपने पैरों के नीचे की जमीन को 2 बार हिलते हुए देखा और 2 आकृतियां खून से लथपथ हवा में पीछे की ओर उड़ती हुई दिखाई दी। जमीन पर उतरते ही वे विरोधियों की ओर दौड़े और दूसरी बार उन पर टूट पड़े। उन सबको मार दो! दोनों सैनिक अब गुस्से से लाल थे, उनकी आंखें लाल हो गई थीं। जब वे एक दूसरे से 50 मीटर से अधिक दूर थे तब झांग टाई ने अपना हमला शुरू किया। उसकी पीठ पर रखे पात्र में मौजूद भाले एक एक करके उसके हाथ में प्रकट हुए और उसने उन्हें फेंक दिया। लगभग उसी समय सन राजवंश के 7 सैन्य अधिकारी, जिन्होंने युद्ध ऊर्जा टोटेम प्रकट कर आगे बढ़ना शुरू किया था, झांग टाई के हमले का शिकार हो गए। उनमें से 5 के पास काले मकड़ी के टोटेम थे जबकि अन्य 2 के पास कनखजूरे के टोटेम थे। झांग टाई बहुत तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन उसकी भाले फेंकने की गति उससे भी तेज थी। 6ठे या 7वें स्तर के योद्धाओं की नजरें तो उनकी ओर आते भालों को देख भी नहीं पा रही थीं। उनकी गति भालों की गति से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी, इसलिए वे सभी भालों के वार से तुरंत मारे गए। कुछ भाले तो एक साथ 2 लोगों को भेज सकते थे। यह देखकर आयरन ब्लड कैंप का मनोबल एक बार फिर बढ़ गया। इसके विपरीत विरोधी टीम का मनोबल गिर गया। दोनों सैनिकों के टकराने से पहले ही झांग टाई ने 7 दुश्मन सैन्य अधिकारियों को मारकर अपना कंटेनर खाली कर दिया था। फिर उसने भाले के कंटेनर को खोलकर जमीन पर फेंक दिया। अब ठीक है, उसने मन ही मन बुदबुदाया। 100 किलो से अधिक का बोझ उतरने के बाद झांग टाई तुरंत अधिक फुर्तीला हो गया। दोनों टुकड़ियां, जिनमें कुल मिलाकर 2000 से अधिक लोग थे, पहाड़ी की ढलान पर घास के मैदान के एक हिस्से पर तुरंत एक दूसरे से टकरा गईं। पलक झपकते ही एक दूसरे से टकराती हुई और मानव मांस को चीरती हुई तलवारों की असंख्य आवाजें गूंज उठीं। उसे मार डालो! सन राजवंश का एक काला मकड़ी पुरुष, जिसने झांग टाई पर घृणा भरी निगाहें गड़ा रखी थी, उसकी ओर झपटा। बिना किसी झिझक के उसने अपनी चौड़ी तलवार उठाए और तुरंत अपने शिकार के सिर पर वार किया। हालांकि ऐसा लगता है कि उसने झांग टाई के पीछे मौजूद पुरुष प्रमाण पत्र पर ध्यान नहीं दिया। भाड़ में जाओ! झांग टाई की आंखें भी लाल हो गईं। उसने दोनों हाथों से तलवार का हैंडल पकड़ा और तुरंत जमीन से अपनी विशाल तलवार उठाए और काले मकड़ी के प्रतीक वाले उस आदमी की ओर वार किया। तथ्यों के आधार पर झांग टाई के हाथ में मैन सर्टिफिकेट से पहले कुछ ही हथियार विशाल शब्द के योग्य थे। उसके हाथ में जो चीज थी वह महज 2 मीटर से भी ज्यादा लंबी एक विशालकाय गिलोटिन थी, जिसका इस्तेमाल खलिहान में चारा काटने के लिए किया जाता था। 9 जंगली भेड़ियों के साथ शक्ति वाले फलों के बराबर ताकत के साथ झांग टाई ने जबरदस्त शक्ति का विस्फोट किया। पलक झपकते ही उस आदमी के हाथ में मौजूद चौड़ी तलवार 2 हिस्सों में टूट गई, जैसे कोई चॉपस्टिक गिलोटिन से टकराकर जोर से टूट जाती है, न कि खलिहान में चारे की तरह धीरे धीरे कटती है। उसके बाद झांग टाई की विशाल तलवार ने उस आदमी की कमर के ऊपर के हिस्से को आसानी से चीर दिया। फिर वह आदमी पल भर में 2 हिस्सों में बंट गया। जिस क्षण उसने इस व्यक्ति की हत्या की, झांग टाई अंदर से शांत हो गया, क्योंकि वह तुरंत एक दर्शक की तरह बिल्कुल शांत और चतुर अवस्था में प्रवेश कर गया। फिर उसने अपनी विशाल तलवार उठाई। एक साधारण क्षैतिज प्रहार से उससे 2 मीटर से अधिक दूरी पर पंखे के आकार में उसकी ओर दौड़ रहे 6 भयंकर सैनिक पल भर में जम गए। उसी समय झांग टाई के ठीक सामने उनकी कमर से खून की 6 धाराएं ऊपर की ओर फूट पड़ी, जब उनके ऊपरी शरीर अलग हो गए। इस दृश्य को देखकर न केवल सन राजवंश के सैनिक, बल्कि झांग टाई के पीछे स्थित आयरन ब्लड कैंप के सैनिक भी भयभीत हो गए। द्वितीय लेफ्टिनेंट मम्मी के हाथों में मौजूद इस पुरुष प्रमाण पत्र की शक्ति अत्यंत भयावह थी। ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल। ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल। 209 मैं बेशर्म हूँ। अध्याय 209 मैं बेशर्म हूँ। अनुवादक नोबेल ही। एक समय ऐसा आया जब न तो सन राजवंश के सैनिक और न ही लौह रक्त शिविर के सैनिक झांग टाई के चारों ओर 2 मीटर के घेरे के करीब आने का साहस कर पाए। लड़ाई जारी रही। असफल हमले के बाद 16 नेट से टीमों में निकले सन राजवंश के सैनिक युद्ध में शामिल हो गए। झांग टाई अभी भी अपने दुश्मनों को मारने की पूरी कोशिश कर रहा था, जबकि ज्वलंत अजगर के युद्ध की टोटेम वाले व्यक्ति और बर्फीले नीले बिच्छू के युद्ध की टोटेम वाले व्यक्ति के बीच लड़ाई जारी थी। यह एक लेवल 8 योद्धा की लौह रक्त युद्ध ऊर्जा और एक लेवल 9 योद्धा की आकाश युद्ध ऊर्जा का टकराव था। झांग टाई की तुलना में उस टकराव ने 10 मीटर के दायरे में मौजूद किसी भी व्यक्ति को भयभीत कर दिया था। प्रत्येक भयंकर संघर्ष के बाद रेनहॉट अथाह उत्साह के कारण गुर्राता था। इस युद्ध क्षेत्र में रेनहॉडेट की दहाड़ें दूसरों की युद्ध घोषणाओं को पूरी तरह से दबा सकती थीं। और एक बटालियन कमांडर रेनहॉडेट की शेर जैसी दहाड़ से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठा। ऐसी दहाड़ें सुनकर लौह रक्त शिविर के सभी सैनिकों का मनोबल बढ़ गया, जबकि सूर्य राजवंश के सैनिकों के चेहरे पीले पड़ने लगे।
ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि अब तक सूर्य राजवंश के सैनिक ये जान चुके थे कि वे किस प्रकार की सेना का सामना कर रहे हैं। ये टुकड़ी उस टुकड़ी से दोगुनी से भी अधिक शक्तिशाली थी जिसे उन्होंने नष्ट कर दिया था। सामान्य बटालियनों में अधिकतर सैनिक लेवल 1, लेवल 5 के योद्धा होते थे, लेकिन आयरन ब्लड कैंप में सैनिक कम से कम लेवल 3 के अनुभवी योद्धा होते थे। युद्ध शक्ति में ये बहुत बड़ा अंतर था। कुछ और भाले झांग टाई की ओर बढ़े। उन्होंने अपनी विशाल तलवार से एक बार फिर वार किया और कई भाले एक ही झटके में टूट गए। घबराए हुए सैनिकों के पीछे हटने से पहले ही झांग टाई आगे बढ़े और अपनी विशाल तलवार से उन पर प्रहार किया। उनके सामने खड़े सन राजवंश के चारों सैनिकों की कमर से खून बहने लगा और वे तुरंत जमीन पर गिर पड़े। झांग टाई को खुद भी नहीं पता था कि उसने अपनी विशाल तलवार कितनी बार चलाई थी, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लड़ने की रणनीति बदलने लगी। दुश्मनों को 2 हिस्सों में काटना देखने में तो शानदार लगता था, लेकिन कवच तोड़ने के लिए इससे कहीं अधिक ताकत की जरूरत होती थी। हालांकि आमतौर पर विशाल तलवार के ब्लेड के आकार और धार के आधार पर एक बार किसी पर इसका वार पड़ते ही 3.5 सेमी से 5 सेमी गहरा घाव ही जानलेवा साबित हो जाता था। जब तक ये घाव विशाल तलवार से लगता तब तक ये काफी लंबा होता। शरीर के ऊपरी हिस्से पर ऐसा घाव लगने पर चाहे वह क्षैतिज हो या लंबवत, वह जानलेवा साबित होता था। किसी व्यक्ति को 2 हिस्सों में काटना व्यर्थ था। किसी व्यक्ति को 2 हिस्सों में काटने के लिए उसने जितनी ताकत का इस्तेमाल किया, उसका केवल 1/5 से 1/3 हिस्सा ही दुश्मन को मारने के लिए काफी था। झांग टाई ने अपनी युद्ध रणनीति में बदलाव किया, जिसके बाद उसके सामने कुछ ही लोग 2 टुकड़ों में कटते हुए दिखाई दिए। हालांकि कम शक्ति खर्च होने के बावजूद उसकी युद्ध क्षमता में तेजी से वृद्धि हुई। झांग टाई ने तलवारबाजी का कोई कौशल नहीं सीखा था, इसलिए उसने सहज रूप से उस विशाल तलवार को अपनी हथेली के विस्तार के रूप में इस्तेमाल किया। वह उसे उसी तरह लहराता रहा जैसे आयरन ब्लड फिस्ट कौशल की मुक्त हाथ की गतिविधियों में तलवार हथेली की गति का उपयोग करता है। जंगली भेड़ियों की तरह दौड़ने की असाधारण सहनशक्ति के अलावा झांग टाई में जंगली भेड़ियों जैसी लड़ने की सहनशक्ति भी थी। ये कहना मुश्किल था कि क्या यह उसकी बढ़ी हुई आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण था, लेकिन झांग टाई को लगा कि सन राजवंश के सैनिक पर्याप्त तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे थे। वह उनके हथियारों की गति को स्पष्ट रूप से देख सकता था। उनका सामना करते समय झांग टाई के पास अपनी प्रतिक्रिया पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय था, चाहे वह पीछे हटे, जवाबी हमला करे या दूर भाग जाए। पहले उसे ऐसा महसूस नहीं होता था, लेकिन किसी कारणवश युद्ध के मैदान में ये स्पष्ट हो गया। ये सैनिक ब्लेज से कहीं अधिक फुर्तीले और ताकतवर थे। वे युद्ध में अधिक अनुभवी थे। हालांकि झांग टाई के मन में ये सैनिक ग्लेज जितने चौंकाने वाले नहीं थे, जितना ग्लेज ने उसे स्कूल के प्रशिक्षण मैदान में चौंकाया था। उसे यह नहीं पता था कि पूरे युद्ध क्षेत्र में रेनहॉर्डेट को छोड़कर उसका प्रदर्शन लगभग सर्वश्रेष्ठ था। कम उम्र, आकर्षक कद काठी, विशाल युद्ध तलवार, असाधारण शक्ति, प्रचंड और तीक्ष्ण युद्ध कौशल के साथ साथ भाला फेंकने की अद्भुत क्षमता, ये सभी खूबियां उन्हें सबका ध्यान खींचने में सक्षम बनाती थीं। वे बारिश के बाद निकलने वाले इंद्रधनुष के समान थे। जब झांग टाई ने अपने सामने काले मकड़ी की युद्ध की टोटेम वाले एक अन्य व्यक्ति और 3 सामान्य सैनिकों को मार डाला, तो उसके सामने एक लंबा व्यक्ति प्रकट हुआ। वह सन राजवंश का एक सैन्य अधिकारी था जिसकी लंबाई 2 मीटर से अधिक थी। वह लोहे के टावर की तरह मजबूत था और उसके हाथ में एक गदा थी जिसके कांटे भेड़िए के दांतों जैसे दिखते थे और जिसकी छड़ी उसकी लंबाई के बराबर ऊंची थी, जबकि उसके पीछे कनखजूरे का युद्ध ऊर्जा प्रतीक घूम रहा था, जिससे पता चलता था कि वह एक लेवल 7 योद्धा था। यह आदमी ताजा खून से लथपथ था, जबकि उसके हाथ में मौजूद वह भयानक गदा लगभग पूरी तरह से लाल रंग से रंगी हुई थी, जिस पर मांस के टुकड़े लटके हुए थे। कहने की जरूरत नहीं है, ये सब नॉर्मन साम्राज्य के सैनिकों का काम था। फिर विशाल तलवार और भेड़िए के दांतों वाली गदा आपस में टकरा गई। कराहने की आवाज के बाद दोनों पीछे हट गए। तुम नॉर्मन साम्राज्य के 116वें लाल चमड़ी वाले कुत्ते होगे जो मेरे भेड़िए के नुकीले दांतों वाले गदा के नीचे मरोगे। मुझे तुम्हारी खाल उतारकर तुम्हें मिट्टी में दफनाने में मजा आएगा। उसके बाद मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, जैसे मैं बचपन में टमाटरों को जमीन पर पटकता था। ये कहते हुए उस खूंखार और ताकतवर आदमी ने उस भयानक भेड़िए के दांतों वाले गदा से खून चाट लिया। क्या तुम मुझसे ताकत का मुकाबला करना चाहते हो? मोटे सन की ताकत का बादशाह तो मैं हूँ। झांग टाई गुस्से से भड़क उठा। तो फिर इधर आओ, जो पहले अपना हथियार गिराएगा वही असली बेवकूफ होगा। झांग टाई तेजी से आगे बढ़ा। अपनी विशाल तलवार को उठाकर उसने दानव के सिर पर प्रहार किया। यह देखकर दानव के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई। गुर्राते हुए उसने अपने भेड़िए के दांतों वाले गदा को घुमाकर झांग टाई की विशाल तलवार पर प्रहार किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, ... 10 बार, ... 2 भारी हथियारों के टकराने से उत्पन्न ध्वनि ने पूरे युद्ध क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। झांग टाई ने पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था जो जनजाति इतनी ताकतवर था कि उसकी ताकत उसके बराबर थी। ऐसा लग रहा था कि वह जिस युद्ध ऊर्जा का अभ्यास करता था उससे उसकी ताकत में भी काफी वृद्धि होती थी। यह व्यक्ति वाकई बहुत चालाक था। अपने प्रतिद्वंद्वी से कई बार टकराने के बाद झांग टाई ने खून थूकने का नाटक किया और साथ ही दांत पीसते हुए उस विशालकाय से लड़ना जारी रखा। ताकत के अलावा इस भयानक दानव के युद्ध कौशल झांग टाई से कम नहीं थे। झांग टाई को थोड़ा कमजोर होते हुए भी उससे लड़ने का प्रयास करते देख दानव का चेहरा और भी गंभीर हो गया। ... अंततः जब लोहे की मीनार जैसे विशालकाय प्राणी ने अपने भेड़िए के दांतों वाले गदा से विशाल तलवार पर प्रहार किया तो उसने पाया कि विशाल तलवार पहले ही झांग टाई के हाथ से छूट चुकी थी। परिणामस्वरूप विशालकाय प्राणी के भेड़िए के दांतों वाले गदा के प्रहार से उत्पन्न हवा के कारण वह विशाल हथियार दूर जा गिरा। लेकिन इससे पहले कि वह दैत्य उत्तेजित हो पाता, झांग टाई ने लौह रक्त मुक्कों की एक चाल से उसकी कमर पर जोरदार प्रहार किया।
जैसे ही उस दैत्य ने विशाल तलवार को पीछे की ओर फेंका, उसके शरीर में लौह रक्त की छिपी हुई शक्ति तुरंत विस्फोटित हो गई। लगभग 1 सेकंड में ही झांग टाई ने अपनी लौह रक्त की छिपी हुई शक्ति का उपयोग करते हुए उस दैत्य पर 10 से अधिक मुक्के बरसा दिए। चेहरा पीला पड़ते देख उस दैत्य ने महसूस किया कि उसके हाथों में ताकत नहीं बची है। जैसे ही भेड़िए के दांतों वाला गदा जमीन पर गिरा, उसके मुंह से ताजा खून का फव्वारा निकला, मानो किसी तेज दबाव वाले पाइप से पानी बह रहा हो। वह दैत्य तुरंत जमीन पर घुटने टेक बैठा। उसने झांग टाई को घूर कर देखा, लेकिन जैसे ही उसके शरीर में छिपी लौह रक्त शक्ति का विस्फोट हुआ, उसकी आंखें खरगोश की तरह लाल हो गईं। उसके मुंह के कोने से ताजा खून बह रहा था, मानो वह दैत्य कुछ कहना चाहता हो। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, खैर मैं बेशर्म हूं, मैं ही बेवकूफ हूं। बात करते करते ही झांग टाई ने तेजी से अपनी कमर से एक खंजर निकाला और बिना किसी झिझक के उसे उस दैत्य की गर्दन में घुसा दिया, फिर उसे जोर से घुमाया। वह दैत्य अनिच्छा से आंखें फाड़कर नीचे गिर पड़ा। फिर झांग टाई ने उस पर खून से लथपथ थूक का एक घूंट बेरहमी से थूक दिया। बेवकूफ, मैंने अपने दोस्तों के साथ यह शरारत, जैसे किसी पिल्ले को आकर्षित करने के लिए गेंद फेंकना, 7 साल की उम्र से नहीं की है। झांग टाई का सामना पहली बार ऐसे व्यक्ति से हुआ था जो जनजाति इतनी असाधारण शक्ति से संपन्न था, जो 9 जंगली भेड़ियों के साथ शक्ति फल से प्राप्त शक्ति से भी कहीं अधिक थी। लेकिन इस बार झांग टाई ने यह निष्कर्ष निकाला कि उससे अधिक बुद्धिमान भी उसकी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते, और उससे अधिक शक्तिशाली भी उसकी बुद्धिमत्ता का मुकाबला नहीं कर सकते। इस विशालकाय व्यक्ति को अपनी विशाल तलवार से लड़ने का अभ्यास कराने के बाद झांग टाई ने इस पेचीदा प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए एक छोटी सी चाल चली। अपनी अपार आध्यात्मिक शक्ति के कारण झांग टाई को अचानक एक खतरे का आभास हुआ। उसने अपनी पीठ पर आ रहे भाले से बचने के लिए थोड़ा सा एक तरफ झुक गया। उसने इतनी तेजी से भाले को पकड़ा कि सू की आवाज आए और उस पर हमला करने वाला व्यक्ति अपना संतुलन भी नहीं रख सका और झांग टाई की ओर लुढ़क गया। झांग टाई ने फिर उस पर लात मारी। उसके हमले में लौह रक्त की छिपी हुई शक्ति समाहित थी, जिससे वह व्यक्ति 10 मीटर दूर जा गिरा। इसके बाद उसने भाला उठाया और एक झटके में वार करते हुए दूसरे प्रतिद्वंद्वी को दूर फेंक दिया। फिर उसने भाला फेंका जो उस व्यक्ति के शरीर में जा लगा जिसने बेढंगे लंबे कद के बेखम पर पीछे से हमला करने की कोशिश की थी। ये सब करने के बाद झांग टाई ने वह विशाल भेड़िया दांतों वाला गदा उठाया, जिसका वजन लगभग उसकी अपनी विशाल तलवार के बराबर था। फिर उसने सूर्य राजवंश के आसपास के सैनिकों पर एक नजर डाली। झांग टाई को उस विशालकाय भेड़िया दांतों वाले गदा के साथ उनकी ओर दौड़ते देख उन सभी के चेहरे पीले पड़ गए और वे तुरंत पीछे मुड़कर भाग गए। ... इस बार बटालियन कमांडर रेनहॉर्डेट ने भी जोरदार प्रहार किया। रेनहॉर्डेट की दहाड़ भाड़ में जाओ सुनकर झांग टाई मुड़ा और देखा कि बटालियन कमांडर रेनहॉर्डेट की लौह रक्त मुख का बर्फीले नीले रक्तमय बिच्छू के युद्ध ऊर्जा प्रतीक वाले व्यक्ति के बचाव को भेदते हुए सीधे उसके सिर पर जा लगा। पलक झपकते ही रंगीन मस्तिष्क और आंतें उसके सिर और शरीर से बाहर निकल आईं। इस दृश्य को देखकर आयरन ब्लड कैंप में मौजूद सभी लोग बेहद उत्साहित हो गए। हालांकि ये देखकर सूर्य वंश के और भी सैनिक मुड़कर भागने लगे। उनमें से कई को तो इस बात की भी परवाह नहीं थी कि वे कहां जा रहे हैं। वे बस लौह रक्त शिविर के इन हत्यारों से यथासंभव दूर रहना चाहते थे। इन सबको मार डालो, आयरन ब्लड कैंप के भाइयों ने चिल्लाते हुए कहा और उनके पीछे दौड़ पड़े। 10 मिनट बाद सोलानिट में सूर्य राजवंश की ब्रिलियंट फेदर्स आर्मी का स्थापित प्रतिरोध पूरी तरह से खत्म हो गया। सूर्य राजवंश के सभी सैनिक भागने लगे जैसे कोई खरगोश का पीछा कर रहा हो। आयरन ब्लड कैंप ने दक्षिण से उत्तर की ओर जाल बिछाया और सोलानिट की मुख्य सड़कों से भागने की सोच रहे सैनिकों का पीछा करना शुरू कर दिया। पूरा गांव सन राजवंश के सैनिकों की चीखों और तलवारों द्वारा लोगों की गर्दन काटे जाने की आवाजों से गूंज उठा। बटालियन कमांडर रेनहॉर्डेट के नेतृत्व में आयरन ब्लड कैंप के कुछ लोग और घोड़े भागते हुए सैनिकों की गति से भी तेज गति से आगे बढ़े। इसके बाद उन्होंने अपनी टुकड़ी को एक कसते हुए जाल में वापस ले जाकर घेर लिया। आयरन ब्लड कैंप ने पूरे सोलानिट को घेर लिया था। उन सबको मार डालो, हमारे भाइयों का बदला लो। रेनहॉर्डेट का भावहीन आदेश पूरे गांव में गूंज उठा। पलक झपकते ही पूरा सोलानिट द्वीप जमीन पर लुढ़कते हुए इंसानी सिरों से भर गया। ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल। ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल। 210 मलिंग अध्याय 210 मलिंग। अनुवादक नोबेल ही। सोलानिट की गलियों में घूमते हुए झांग टाई को हर जगह लाशें पड़ी दिखाई दी। धीरे धीरे उसकी बेचैनी सुन्नता में बदल गई। कुछ शव और खून के धब्बे कल के थे, कुछ आज के। ये नॉर्मन साम्राज्य और सन राजवंश दोनों के सैनिकों के थे। सोलानिट पर कब्जा कर चुके लौह रक्त शिविर के सैनिक शवों को चुन रहे थे। सन राजवंश के सैनिकों के सभी शवों को बाहर निकाला जाता, उनके सिर काट दिए जाते और सूखते हुए खेत में ढेर कर दिए जाते। इसके विपरीत जब नॉर्मन साम्राज्य के सैनिकों के शव मिलते तो उन्हें इकट्ठा करके एक साथ दफना दिया जाता। ये दर्द और घृणा से भरा काम था। सब लोग इसे चुपचाप कर रहे थे। अचानक सूर्य राजवंश के कुछ कराहते सैनिकों को देखकर लौह रक्त शिविर के सैनिकों ने उनकी पीड़ा समाप्त करने के लिए उनके गले पर एक और वार कर दिया। डोंडा ने कहा था कि देशों के बीच कोई न्यायसंगत युद्ध नहीं होता। सन राजवंश के उन सैनिकों को सिर कलम होते देख झांग टाई को एहसास हुआ कि उनमें से कुछ उससे केवल 2 साल बड़े थे। इससे उसे थोड़ी बेचैनी हुई। झांग टाई को इन लोगों से जरा भी नफरत नहीं थी, लेकिन इस युग में जन्म लेने पर जब आप ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं तो आपको अपने स्वामी के लिए लड़ना ही पड़ता है। युद्ध के मैदान में आप केवल यही कामना कर सकते हैं कि आप स्वयं जीवित रहें और अपने परिचितों को मरते हुए न देखें। शायद मौत का असली हकदार वह कमीना था जिसने नॉर्मन साम्राज्य के सभी सैनिकों के सिर काटने का आदेश दिया था। आयरन ब्लड कैंप का आगमन और उसके सैनिकों का कृत्य मात्र प्रतिशोध था। इस विषय पर नॉर्मन साम्राज्य का एक ही सिद्धांत था, कई गुना बड़ा प्रतिशोध लेना।
यदि नॉर्मन साम्राज्य के 1000 सैनिकों के सिर काटकर प्रदर्शन के लिए ढेर लगा दिए जाते तो विरोधी सेना के कम से कम 2000 सैनिकों के सिर काटकर ढेर लगा दिए जाते। नॉर्मन साम्राज्य का यही तरीका था। आयरन ब्लड कैंप एक ऐसी टुकड़ी थी जो इसी प्रकार की लड़ाइयों और विनाश के लिए बनी थी। छोटे से सोलानेट में खून की गंध भरी हुई थी। सन वंश का वह कमीना जिसने कल नॉर्मन साम्राज्य के सभी सैनिकों के सिर काटने का आदेश दिया था, पकड़ा गया है। आयरन ब्लड कैंप का एक सिपाही जोर जोर से चिल्लाते हुए झांग टाई की ओर दौड़ा। ये खबर सुनकर झांग टाई ने ये देखने का फैसला किया कि उस कमीने का चेहरा कैसा हो सकता है, क्योंकि उस कमीने के आदेश पर ही सोलानेट में 2 दिनों में 3000 से अधिक लोग मारे गए थे। इस गांव का सबसे खूनी इलाका वह सुखाने का खेत था, जिसका इस्तेमाल गांव वाले फसल कटाई के दौरान गेहूं को धूप में सुखाने के लिए करते थे। बाकी समय ये गांव वालों के मनोरंजन के लिए शहर के चौक के रूप में काम करता था। सुखाने का खेत गांव के केंद्र में स्थित था, जो 3000 वर्ग मीटर से अधिक का एक खाली भूभाग था। इसके बगल में गहरे लाल रंग का एक नुकीला घंटाघर और एक चर्च था, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था कि वह किस पंथ से संबंधित था। कल नॉर्मन साम्राज्य के सभी सैनिकों के सिर काटने का आदेश देने वाला वह व्यक्ति आखिरकार उस चर्च के तहखाने में मिला। सोलानेट को घेरने के बाद आयरन ब्लड कैंप को कुछ कैदियों से कल की घटना का पता चला। उनकी बात की पुष्टि होने पर आयरन ब्लड कैंप ने उन बेचारे लोगों को मार डाला और पूरे सोलानेट में उस कमीने को तब तक खोजा जब तक कि वे उसे ढूंढ नहीं पाए। इस समय सुखाने वाले खेत में कई सिरों के ढेर लगे हुए थे, जो पास के भूसे के ढेरों से भी कहीं अधिक ऊंचे थे। उन्हें देखकर डरपोक लोग इतने भयभीत हो सकते थे कि बेहोश हो जाएं। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं प्रतिभा के देवता का सबसे पवित्र सेवक हूँ। अगर तुमने मुझे मार डाला तो प्रतिभा के देवता तुम्हें दंडित करेंगे। उफ! जैसे ही झांग टाई सुखाने वाले खेत में पहुंचा, उसने एक कर्कश चीख सुनी, जो निश्चित रूप से झांग टाई द्वारा अब तक सुनी गई सबसे कर्कश बत्तखों की आवाज से 100 गुना अधिक भयावह थी। उस आदमी की तेज चीख के साथ साथ उसकी दर्दनाक कराहें भी सुनाई दे रही थी, क्योंकि उसे पीटा जा रहा था। सुखाने का मैदान आयरन ब्लड कैंप के कई सैनिकों से घिरा हुआ था, जिनमें उपस्थित अधिकांश सैन्य अधिकारी भी शामिल थे। झांग टाई को देखते ही घेरे के बाहरी भाग में मौजूद सभी सैनिकों ने स्वेच्छा से उसके लिए अंदर जाने का रास्ता बना दिया। अभी अभी हुए भयंकर युद्ध में झांग टाई ने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करते हुए आयरन ब्लड कैंप के सभी सैनिकों का समर्थन और सम्मान हासिल कर लिया था। हालांकि अंतिम परिणाम अभी गिने नहीं गए थे, लेकिन सभी को ये समझ आ गया था कि 39वीं डिवीजन के इस सबसे युवा द्वितीय लेफ्टिनेंट मम्मी ने सन डायनेस्टी के लगभग एक प्लाटून के सैनिकों को मार गिराया था, जिनमें कम से कम 10 लेवल 6 लेवल 7 के सैन्य अधिकारी शामिल थे। निस्संदेह आज की लड़ाई में ब्रिलियंट फेदर्स के सबसे अधिक सैन्य अधिकारियों को मारने का श्रेय झांग टाई को ही जाता है। भाला चलाने में उनकी उत्कृष्ट कुशलता न केवल आयरन ब्लड कैंप में बल्कि पूरी आयरन हॉर्न सेना में भी असाधारण कहलाने योग्य थी। जब तक द्वितीय लेफ्टिनेंट मम्मी का भाला चलता, उनके 100 कदमों के दायरे में 7वें स्तर से नीचे का कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता था। इसके अलावा झांग टाई और उस चालाक लेवल 7 के दानव के बीच की लड़ाई को कई लोगों ने देखा था। अगर झांग टाई ने भाला फेंकने के अपने कौशल का थोड़ा सा भी फायदा उठाया होता तो 200-300 किलो के भेड़िए के दांत वाले गदा से उस दानव के साथ आमने सामने की लड़ाई में झांग टाई की असली ताकत सामने आ सकती थी। इस द्वंद्व युद्ध में झांग टाई ने न केवल अपनी महान शक्ति और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता भी दिखाई। झांग टाई से लड़ने से पहले भेड़िया दांत वाले गदा का इस्तेमाल करने वाले उस विशालकाय योद्धा ने आयरन ब्लड कैंप के 2 अंकों की संख्या में सैनिकों को मार गिराया था। झांग टाई को उसे आमने सामने मारते देख किसी को भी झांग टाई मूर्ख नहीं लगा। आयरन ब्लड कैंप के सभी सैनिकों ने उसे नायक माना। आयरन ब्लड की गुप्त शक्ति प्राप्त कर लेने के बावजूद आयरन ब्लड कैंप के पूरे इतिहास में किसी लेवल 4 योद्धा द्वारा एक शक्तिशाली लेवल 7 प्रतिद्वंद्वी को मार गिराना अभी भी दुर्लभ था। जब कोई व्यक्ति लेवल 4 पर पहुंचता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी पर केवल 7 ज्वलन बिंदु ही सक्रिय होते हैं। यदि उसमें मंदिर का ज्वलन बिंदु भी जोड़ दिया जाए तो भी उसके केवल 8 ज्वलन बिंदु ही सक्रिय होते हैं। वहीं लेवल 7 के योद्धा की रीढ़ की हड्डी पर 34 ज्वलन बिंदु सक्रिय हो चुके होते हैं, साथ ही मंदिर का ज्वलन बिंदु भी, कुल मिलाकर 14 ज्वलन बिंदु। दोनों के स्तर में 3 और सक्रिय ज्वलन बिंदुओं में 10 का अंतर होता है। झांग टाई को उन सब के बावजूद उस आदमी को मारते देख सबको लगा कि कर्नल लाइबनेज ने ब्लैकहॉट सिटी से आयरन ब्लड कैंप के लिए वाकई एक खजाना हासिल कर लिया है। ऐसे व्यक्ति में आयरन ब्लड युद्ध शक्ति विकसित करने की अपार संभावना होती है। महान युद्ध देवता निश्चित रूप से उसकी बहुत परवाह करेंगे। जैसे ही झांग टाई घेरे में दाखिल हुआ, उसने देखा कि एक सैन्य अधिकारी उसकी ओर मांस की गेंद फेंक रहा है। गेंद फेंकने वाले व्यक्ति ने नीले रेशमी वस्त्र और सोने की कमरबंद पहन रखी थी। इतनी बेरहमी से लात मारे जाने पर मांस का वह गोला जोर से चीख उठा। मैं विरोध करता हूँ। मैं मानव युद्धों में बंदियों के साथ वैसा ही व्यवहार करने का अनुरोध करता हूँ जैसा कि पवित्र मैग्ना कार्टा में निर्धारित है। उस आदमी को देखकर, जो चर्बी से भरे दिमाग और आंतों वाले सुअर की तरह शर्मनाक लग रहा था, झांग टाई को लगा कि डोंडा भी उससे 100 गुना ज्यादा सुंदर होगा। कल ही इस आदमी ने नॉर्मन साम्राज्य के सभी सैनिकों, घायल सैनिकों और कैदियों सहित के सिर काटने और उन्हें सुखाने वाले मैदान पर ढेर करने का आदेश दिया था। क्या उसने आदेश दिया था? झांग टाई ने अपने पास खड़े प्रथम लेफ्टिनेंट लियू शिंग से पूछा, जो लौह रक्त शिविर की 3री कंपनी के सैन्य अधिकारी और एक अन्य चीनी सैन्य अधिकारी थे। झांग टाई के लौह रक्त शिविर में प्रवेश करने के बाद से ही प्रथम लेफ्टिनेंट लियू शिंग ने उनके प्रति अपनी सकारात्मक राय और चिंता व्यक्त की थी। ये वही है, ये वाला है म्यूलिंग ऑफ द ब्रिलियंट फेदर्स। प्रथम लेफ्टिनेंट लियू जिंग ने नाराजगी भरे भाव प्रकट किए। मुलिंग 1, क्या ये चरवाहा और मार्गदर्शक है या क्या? इस अजीब उपाधि को सुनकर झांग टाई थोड़ा अचंभित हो गया, क्योंकि उसने सन राजवंश के मुलिंग के काम का अनुमान लगाना शुरू कर दिया।
मुलिंग की विचित्र उपाधि निश्चित रूप से सन राजवंश की खासियत थी। हालांकि ब्लैक्सन मानव वंश गलियारे में कई ऐसे देश थे जिन्होंने राज्य और चर्च को एकीकृत किया था, लेकिन केवल सन राजवंश में ही ऐसा विचित्र पेशा था, अर्थात ब्रिलियंट गॉड कल्ट का पुरोहित पद और शासन का धर्मनिरपेक्ष आधिकारिक पद। इस पद पर आसीन व्यक्तियों की हमेशा दो भूमिकाएं होती थी, पहली एक कठोर पुजारी की और दूसरी एक अधिकारी की। सन राजवंश में मुलिंग की उपाधि पूरे देश में फैली हुई थी, जिसमें स्कूल, कारखाने, सैन्य टुकड़ियां, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र और खदानें शामिल थीं। जहां भी लोग रहते थे वहां इस उपाधि से युक्त कोई न कोई व्यक्ति मौजूद होता था। ये मुलिंग किसी ऑक्टोपस के घिनौने तंतुओं की तरह थे जो पूरे सन राजवंश को जकड़कर रख सकते थे और कुछ भी नहीं छोड़ते थे। जब कोई मुलिंग चाहता है कि आप तेजस्वी ईश्वर की ओर से उसके सामने पाप स्वीकार करें, तो वास्तव में वह आपकी आत्मा चाहता है। जब कोई मुलिंग आपके काम की परवाह करता है, तो वह आपका धन चाहता है। ये कहावत सूर्य वंश के मुलिंगों के बारे में पूरे अंडमान साम्राज्य में व्यापक रूप से फैली हुई थी। ब्लैक्सन ह्यूमन क्लैन कॉरिडोर में ब्रिलियंट गॉड कल्ट के बारे में सबसे घिनौनी बात यह थी कि ब्रिलियंट गॉड के अनुयायी चाहे कहीं भी मौजूद हो, वे केवल दो ही काम करते थे: दूसरों के सामान को ब्रिलियंट गॉड के सामान में बदल देते थे और ब्रिलियंट गॉड के सामान को अपना बना लेते थे। नॉर्मन साम्राज्य एक ऐसा देश था जिसकी धार्मिक नीति बहुत उदार थी। युद्ध देवता पंथ के अलावा इस देश में नागरिकों को अन्य मान्यताओं को मानने की अनुमति थी, सिवाय तेजस्वी देवता पंथ के, क्योंकि नॉर्मन साम्राज्य में तेजस्वी देवता पंथ को विधर्म माना जाता था। इस धर्म का पालन करने वाले किसी भी व्यक्ति को उसके परिवार के सभी सदस्यों के साथ मार दिया जाता था। नॉर्मन साम्राज्य के इतिहास में कुछ मुलिंग्स द्वारा जादू टोने से प्रभावित होकर दीप्तिमान देवता पंथ के कुछ अनुयायियों ने कई शहरों में दंगे भड़का दिए और एक स्थायी शासन स्थापित कर लिया। तब से सन राजवंश और नॉर्मन साम्राज्य के बीच संबंध बहुत तनावपूर्ण हो गए। वैसे भी सन राजवंश में हर जगह ये मुलिंग लोग सर्वोच्च अधिकार प्राप्त लोग थे। यहाँ तक कि झांगटाई ने भी कल्पना नहीं की थी कि वह सोलानेट जैसे छोटे से क्षेत्र में सन राजवंश के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक को देख सकेगा। वह एक 4 सितारा मुलिंग था। उसके लंबे वस्त्र पर 4 सितारे कढ़ाई किए हुए थे, जो स्थापित मुलिंगों के बीच कोई निम्न श्रेणी का दर्जा नहीं था। ... वन मुलिंग चीनी अक्षरों मुलिंग का पिनyin है, जिसका अर्थ है मुख्य पादरी। हालांकि चीनी भाषा में मो चरवाहे की याद दिलाता है, जबकि लिंक मार्गदर्शक की याद दिलाता है। इसलिए जब मुख्य पात्र ने पहली बार यह उपाधि सुनी तो उसे भ्रम हुआ। ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल नोबेल ही हिंदी ऑडियो नोबेल।